We lifted from the victim. Saying he looks smug and remorseless. You are normal. Oh my God, you think this is normal? Scaring him. Good. He should be scared. I'm scared. I want the truth. And after. एपिसोड 1 के शुरुआत में हम ग्रैंड ज्यूरी प्रोसीडिंग को देखते हैं, लेकिन ये कोई ट्रायल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ज्यूरी नहीं है। और यहाँ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जेकब के डैड एंड्रयू स्टीफन बार्बर से, और वो 10 साल से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुका है। और नील उसे सवाल पूछता है और उसे याद दिलाता है 5th अमेंडमेंट राइट्स के बारे में, जिस पर एंडी यानी कि एंड्रयू कहता है कि वो चाहता है कि सच सामने आए। और नील कोर्ट में सबके सामने एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ है कि एंडी का परिवार एक परफेक्ट फैमिली हुआ करता था। नील पूछता है कि जब बेन रिफ्किन का मर्डर हुआ, क्या आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी? इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां एंडी अपने बेटे जेकब को सुबह नींद से उठाता है। एंडी की वाइफ लॉरी सुबह जॉगिंग से घर वापस आती है। वो अपने लिए चाय बनाती है। जेकब स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे आता है। लॉरी अपने बेटे से वोकैबुलरी क्विज क्वेश्चन पूछती है क्योंकि आज उसका वोकैब का टेस्ट है। एंडी नीचे आता है और तीनों मेक्सिको के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वो क्रिसमस की छुट्टी के लिए मेक्सिको जाना चाहते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जेकब अपने स्कूल जाता है, लॉरी एक किंडरगार्टन टीचर है, तो वहीं एंडी कोर्ट पहुंचता है। एक केस को निपटाने के बाद वो बाहर जाकर एक फूड ट्रक से खाना खाता है, जिसके बाद उसे एक कॉल आता है। वो जल्दी से वहां से निकलता है। इसके बाद हम जेकब के स्कूल को देखते हैं और अचानक से स्कूल में अलार्म बजने लगता है और पता चलता है कि पूरे स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया गया है और क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कोने में बैठने को बोला जाता है। सारे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल में देखने लगते हैं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। एंडी क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां वो डिटेक्टिव पैम डफी से मिलता है और डिटेक्टिव एंडी को बताती है बेंजामिन रिफ्किन के बारे में, जो 14 साल का लड़का है और उसके छाती पर 3 बार स्टैब करके उसे मार दिया गया है। एंडी कहता है कि वो उसे जानता है, वो लड़का तो जेकब की क्लास में पढ़ता था। इसके बाद वो लोग जाते हैं एक पार्क में और उस लड़के के डेड बॉडी को देखते हैं और उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। डिटेक्टिव पीटरसन वहां आकर बताता है कि इस डेड बॉडी को एक औरत ढूंढी, पर बदकिस्मती से वो अपना सारा निशान इस क्राइम सीन पर छोड़ गई। जेकब अपने पापा को कॉल करता है और बताता है कि उसका स्कूल लॉकडाउन पर है। एंडी जानता है क्यों, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। और एंडी अपने बेटे को समझाता है कि तुम फिलहाल अपने टीचर की बात सुनो। ऐसा लगता है कि जेकब अपने डैड से कुछ कहना चाहता है लेकिन नहीं कहता। पीटरसन बताता है कि उस लड़के का फोन अभी भी मिसिंग है। अब हम लॉरी को देखते हैं जो चिल्ड्रन कॉटेज नाम के किंडरगार्टन स्कूल को चलाती है कुछ और टीचर्स के साथ, जहां वो भी एक टीचर का काम करती है। और उससे भी पता चलता है कि उसके बेटे का स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया है। और उन सभी को एक न्यूज से पता चलता है कि एक 14 साल के बच्चे का डेड बॉडी मिला है। ये सुनकर लॉरी बहुत डर जाती है। रात में उस 14 साल के बच्चे के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है। लोग उसे श्रद्धांजलि देते हैं। लॉरी एंडी से मिलती है और उसके गले लगती है और एंडी अपने बेटे जेकब के लिए बहुत फिक्र कर रहा है, पर लॉरी कहती है कि वो अपने रूम में है, अपने दोस्त डेरेक के साथ वीडियो गेम खेल रहा है। एंडी लॉरी को बताता है उस क्राइम सीन के बारे में जो कितना भयानक था। लॉरी बहुत डरी हुई है और पूछती है क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? तुम लोगों को फिंगरप्रिंट मिला ही होगा, लेकिन एंडी बताता है कि उसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। लॉरी इन सब चीजों से बहुत डरी हुई है क्योंकि ये मर्डर उनके घर से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर हुआ है और इसके बाद वो जेकब को उस रास्ते से स्कूल कभी नहीं जाने देगी। दोनों जेकब के रूम में जाते हैं और जेकब अपने दोस्त डेरेक के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। डेरेक वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद दोनों जेकब से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जो भी बेन के साथ हुआ उसके बाद। लेकिन जेकब को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बेन को इतने करीब से जानता नहीं था। दोनों पूछते हैं पर तुम तो बेन को जानते थे, जिस पर जेकब कहता है कि हाँ वो उसके क्लास में था और वो अच्छा लड़का था, लेकिन वो खुद को बहुत कूल समझता था। लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थीं। लॉरी कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। जेकब कहता है कि वो ठीक है। रात में सोते वक्त लॉरी कहती है कि अच्छा हुआ कि उस लड़के की जगह उनका बेटा नहीं था, अगर ऐसा होता तो पता नहीं वो खुद को कैसे संभालती। इसके बाद दोनों जेकब के बारे में बातें करते हैं कि कैसे वो 4 साल के बाद कॉलेज में जाने वाला है। और रात में एंडी के सपनों में उसके डैड आते हैं। अगले दिन जेकब को स्कूल छोड़ने के लिए उसके साथ उसकी माँ जाती है। जेकब स्कूल में एंटर करता है और वो अपने फ्रेंड डेरेक को देखता है, लेकिन डेरेक जेकब को देखकर कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करता। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में एंडी
लिन से मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और कहती है कि तुम इस केस को सही से संभाल नहीं रहे हो। इसलिए वो वहाँ नील को बुलाती है क्योंकि एंडी बेन के पेरेंट्स के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करता है क्योंकि उसका बेटा भी उसी स्कूल में जाता था जहां बेन पढ़ता था। इसीलिए एंडी का इस केस में काम करना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन एंडी नील को पसंद नहीं करता और एंडी जानता है कि नील ये केस क्यों लेना चाहता है क्योंकि ऑब्वियसली ये हाई प्रोफाइल केस है और अगर वो इस केस पर काम करता है तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। ये सुनकर नील गुस्से में एंडी को कहता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। एंडी लिन से कहता है कि वो इस केस को हैंडल करना चाहता है और अगर कुछ भी गलती होती है तो वो सारा इल्जाम लेने को तैयार है। इसके बाद एंडी और डिटेक्टिव डफी पहुंचते हैं जेकब वाले स्कूल में और वहाँ सारे स्टूडेंट्स को इंट्रोगेट करते हैं और उन सभी से सवाल पूछते हैं कि बेन कैसा लड़का था, क्या बेन की किसी से दुश्मनी थी या उसे कोई चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन सारे बच्चे यही कहते हैं कि वो बेन को अच्छे से नहीं जानते थे और ना ही उनको बेन में इंटरेस्ट है। पर एक लड़की सारा को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कहती नहीं है। वो एंडी को कहती है कि वो उसके बेटे जेकब को पहचानती है और दोनों एक दूसरे से कभी कभी बात भी करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और फिर अचानक से वो मुड़कर एंडी से पूछती है कि आपको जेकब से बेन के बारे में बात करना चाहिए। एंडी ये सुनकर थोड़ा हैरान रहता है और एंडी कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है, जिस पर सारा कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से चली जाती है। सारा उस रूम से बाहर निकलती है और उसे स्कूल के कॉरिडोर में डेरेक मिलता है जो उसे पूछता है कि तुमने उन्हें क्या बताया। वो उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो, मुझे क्लास में जाना है। डिटेक्टिव डफी एंडी को एक आर्टिकल दिखाती है जो लियोनार्ड पैट्स के बारे में है जो 36 साल का है और वो भी जेल में रह चुका है क्योंकि वो बच्चों पर असॉल्ट करता था और एक बार तो उसने एक बच्चे को पब्लिक में सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसका प्राइवेट पार्ट पकड़कर, जिस पर एंडी को लगने लगता है कि शायद बेन के मर्डर के पीछे ये लियोनार्ड ही है। लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एंडी उसे पकड़ने का चांस लेना चाहता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो लोग गलत होते हैं तो उनके खिलाफ लियोनार्ड लॉयर खड़ा कर सकता है। एंडी पहुंचता है बेन के फ्यूनरल में जहां वो अपनी वाइफ लॉरी को ढूंढता है जो बाकी माओ को संभाल रही होती है और वहां सारी औरतें एंडी से पूछने लगती है केस के अपडेट के बारे में लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और वो लॉरी को लेकर वहां से निकलता है। लॉरी बताती है कि जेकब यहीं पर है। एंडी कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए वरना लोग उसे सवाल पूछते ही रहेंगे। लॉरी कहती है कि तुम जेकब को लेकर यहाँ से चले जाओ, वो अपने एक फ्रेंड टोबी के साथ घर आ जाएगी। एंडी अपने बेटे जेकब को एक रूम में ढूंढता है जहां सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। एंडी जेकब को कहता है कि वो लोग निकल रहे हैं और वो उसका कोट लेने के लिए ऊपर जाता है। सारा जेकब को देखती है। एंडी एक रूम से अपने बेटे का कोट उठाता है और देखता है कि दूसरे रूम में बेन का डैड अकेला बैठा हुआ है जो एंडी को अंदर बुलाता है और बेन के डैड एंडी से पूछते हैं केस के अपडेट के बारे में, जिस पर एंडी कहता है कि अभी भी काम चल रहा है। बेन के डैड बताते हैं कि वो इस जगह पर शिफ्ट हुए थे क्योंकि उन्हें ये जगह सेफ लगा था, जिसके बाद वो रोने लगता है। एंडी और जेकब घर वापस लौटते हैं और गाड़ी में दोनों बात कर रहे होते हैं। जेकब कहता है कि फ्यूनरल में लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई मूवी या टीवी सीरीज देखी हो सकता है वो लोग अपसेट हो लेकिन ये सब कुछ फेक लग रहा था। एंडी रात में इस केस पर काम कर रहा होता है और लॉरी सोने चली जाती है। डिटेक्टिव डफी कॉल करती है और कहती है कि उन्हें लियोनार्डो को अरेस्ट करना होगा। इसके बाद एंडी को एक मेल आता है जिसमें एक लिंक होता है। वो उस लिंक को खोलता है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट होता है, एक फोटो होता है, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिसमें लोग जेकब को गालियां दे रहे थे और उसमें जेकब का भी एक कमेंट होता है जिसमें जेकब लिखता है कि बेन मर गया है और तुम लोग उसके लिए मैसेज लिख रहे हो, नाटक कर रहे हो कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड थे, जिस पर 4 रिप्लाईज होते हैं। पहला रिप्लाई उसका फ्रेंड डेरेक का होता है जो कहता है कि तुम्हारे पास एक चाकू है जिसके बारे में सब जानते हैं, तुमने ये किया है और तुमने ही बेन को मारा है। ये देखकर एंडी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद आधे रात में एंडी अपने बेटे के रूम में जाता है और चाकू ढूंढने लगता है। एंडी थोड़ा रिलीफ फील करता है कि इतना ढूंढने के बाद वो चाकू नहीं मिला, लेकिन एक ड्रॉयर में उसे चाकू मिल जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। लॉरी सुबह उठती है और देखती है कि उसका हस्बैंड एंडी जगा हुआ है। वो कहता है कि उन्हें बात करना है। जेकब स्कूल जाने के लिए रेडी होता है
वो नीचे आता है और उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये चाकू कहाँ से आया। जेकब कहता है इसमें बड़ी बात क्या है। लॉरी पूछती है क्या तुमने इसे ऑनलाइन खरीदा, जिस पर जेकब कहता है कि वो ये चाकू आर्मी स्टोर से खरीदा है और वो इस चाकू को स्कूल भी लेकर गया है, अपने दोस्तों को दिखाया भी है। एंडी पूछता है क्या तुमने इस चाकू को किसी पर यूज किया है। जेकब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है आपका मतलब है किसी को मारने के लिए, आप मुझसे ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हो। जिस पर एंडी कहता है कि मुझे पूछना होगा क्योंकि उन्हें जानना होगा कि पुलिस यही चाकू तो नहीं ढूंढ रही है। जेकब ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि उसके ही मम्मी पापा उस पर ही शक कर रहे हैं। लॉरी इसके बाद पूछती है कि डेरेक ने कमेंट में ऐसा क्यों लिखा। जेकब कहता है वो तो है ही एक नंबर का शैतान, वैसे भी इन सब चीजों को सीरियसली कोई नहीं लेता। इसके बाद जेकब स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और एंडी अपने बेटे से माफी मांगता है, कहता है उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था और जेकब स्कूल के लिए निकल जाता है। लॉरी सोचती है क्या हमें इस बात को रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि किसी ने जेकब को पब्लिक प्लेटफॉर्म में मर्डरर बोला है। एंडी कहता है हमें इसे भूल जाना चाहिए, वैसे भी सोशल मीडिया को कुछ सीरियसली लेता नहीं है और कहता है ये चाकू का वो कुछ करेगा, इसे वो ठिकाने लगा देगा। डिटेक्टिव पीटरसन एक हार्डवेयर स्टोर में पहुंचता है जहां लियोनार्ड काम करता है। जैसे ही वो डिटेक्टिव को अपने पास आता देखता है वो बहुत डर जाता है। पीटरसन कहता है कि वो बस उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। एंडी एक कचरा उठाने वाले ट्रक को देखता है। एंडी अपने घर से दूर जाता है और एक डस्टबिन में चाकू को फेंक देता है। तभी वहां वो कचरे वाला ट्रक आता है और डस्टबिन से कचरा उठा लेता है। लॉरी घबराते हुए एंडी को कॉल करती है और कहती है कि उसे लगता है कि सभी ने वो सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ लिया है क्योंकि एक औरत उसे घूर रही थी जिसकी बेटी जेकब के साथ स्कूल में पढ़ती है। लेकिन एंडी उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया है और जल्द ही कुछ अपडेट जरूर मिलेगा। एंडी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि दोनों डिटेक्टिव लियोनार्ड को इंट्रोगेट कर रहे हैं, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि उसने कभी किसी बच्चे को मारा नहीं है। दोनों डिटेक्टिव बाहर आते हैं और कहते हैं कि पूछताछ का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वैसे भी लियोनार्ड की लॉयर कभी भी पहुंच सकती है और डफी और पीटरसन को नहीं लगता कि लियोनार्ड ने बेन को मारा है। लेकिन एंडी कहता है उन दोनों को कि फिर से अंदर जाकर उसे इंट्रोगेट करने क्योंकि वो किसी भी तरह से लियोनार्ड से उगलवाना चाहता है कि उसने बेन को मारा है। पूछने पर लियोनार्ड बताता है कि वो उस बच्चे को पहचानता भी नहीं है। डफी उससे उस चाकू के बारे में पूछती है लेकिन लियोनार्ड उस चाकू के बारे में भी कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ जोआना आती है जो लियोनार्ड की वकील है और कहती है कि वो अपने क्लाइंट से अकेले में बात करना चाहती है और वो अंदर जाकर लियोनार्ड को बोलती है कि वो सिर्फ आज के लिए उसकी लॉयर है। जेकब मैथ्स क्लास में होता है और देखता है कि स्टूडेंट्स उसके ही बारे में बात कर रहे होते हैं। जेकब को कॉरिडोर में सारा मिलती है और दोनों बातें करते हैं डेरेक के बारे में और उसने जो ऑनलाइन लिखा है उसके बारे में। कोल्ड स्प्रिंग पार्क को देखते हैं, यानी कि उसी क्राइम सीन को जहां बहुत सारे वॉलंटियर्स को अंदर भेजा जाता है सर्च करने के लिए, और उस क्राइम सीन पर एंडी पहुंचता है। तो वहीं हम प्रेजेंट में उस ट्रायल को देखते हैं जहां नील एंडी से पूछता है कि तुमने उस सर्च में हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्या तुम्हें डर था कि वो जिस चाकू की तलाश में है वो तुमने फेंक दिया है। नील पूछता है कि जेकब का चाकू क्यों नहीं मिला, वो चाकू कहाँ है, जिस पर एंडी कहता है कि उसने वो चाकू को फेंक दिया है अपने बेटे को बचाने के लिए, जैसा कि हर पेरेंट्स करते हैं। नील एंडी से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो चाकू वो क्राइम सीन वाला चाकू नहीं था, क्योंकि वैसे भी उस चाकू को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा नहीं गया था। जिस पर एंडी कहता है कि वो अपने बेटे को जानता है, वो वैसा कभी नहीं करेगा। हम उस क्राइम सीन को देखते हैं जहां बेन के डैड पहुंचते हैं बहुत गुस्से में और एंडी से कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है, ये सब कुछ हो रहा है उस पोस्ट के वजह से। एंडी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लिन को कॉल करता है पूछने के लिए कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन लिन उसे जल्दी से ऑफिस बुलाती है। जेकब स्कूल से अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके घर में पुलिस पहुंच चुकी है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। तो वहीं एंडी अपने ऑफिस पहुंचता है और एंडी लिन पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन लिन उसे शांत करती है और कहती है कि उनके पास एक बुरी खबर है, और ये बैड न्यूज़ ये है कि डेड बॉडी के स्वेट शर्ट पे जो फिंगरप्रिंट मिला वो तुम्हारे बेटे जेकब का है।
एंडी ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक ही क्लास में थे और ये सब का कोई मतलब नहीं बनता। और वो घबराते हुए पूछता है क्या तुमने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है? लेकिन लिन कहती है कि वो जल्दी ऐसा ही करेगी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एंडी गुस्से में कहता है कि तुम एक छोटे बच्चे की जिंदगी खराब कर रही हो, पर लिन कहती है कि वो बस अपना काम कर रही है, ये उसका ड्यूटी है। और वो एंडी को पेड लीव पर भेज देती है और कहती है कि तुम्हें इस केस से निकाला जाता है। ये सब सुनकर एंडी बिल्कुल हिल चुका है और लिन अपने ऑफिस में नील को बुलाती है। एंडी अपनी वाइफ लॉरी को कॉल करता है लेकिन वो अपने क्लास में ही बिजी होती है। लॉरी एंडी को वापस कॉल करती है और एंडी उसे कहता है जल्दी घर आने के लिए और बताता है कि डिटेक्टिव डफी के पास घर का सर्च वारंट है, इसलिए तुम जल्दी से घर पहुंचो। एंडी जल्दी से अपने घर पहुंचता है लेकिन घर में घुसने से पहले उसे रोक लिया जाता है और तभी वहां सर्च वारंट लेकर पहुंचती है डिटेक्टिव डफी और वो एंडी से पूछती है कि जेकब कहाँ है। एंडी कहता है उसे खुद नहीं पता और घर को सर्च करने के लिए एंडी अपने घर का दरवाजा खोल देता है। उनके घर को सर्च किया जाता है और जेकब के रूम को भी, और उसके लैपटॉप, फोन सभी को एविडेंस के लिए रख लिया जाता है। तभी अपने घर पहुंचती है लॉरी और ऊपर खिड़की से डिटेक्टिव डफी एंडी और लॉरी को देखती है जो बहुत टेंशन में है। तो वहीं जंगल के अंदर जिस सर्च पार्टी को भेजा गया था उन्हें चाकू मिलता है। घर को सर्च करते करते रात हो जाता है। एंडी से जेकब के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनका बेटा जेकब अभी कहाँ है। डफी उन्हें बताती है कि शायद सर्च पार्टी को जंगल में एक चाकू मिला है। एक पुलिस ऑफिसर स्कूल पहुंचती है जहां उसे जेकब मिलता है जो अकेला बैठा होता है और वो उसे हैंडकफ कर लेती है और अपने गाड़ी में बैठाती है। जेकब उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसने उस लड़के को नहीं मारा, वो बस उस लड़के को देखने गया था कि वो जिंदा है कि नहीं। लेकिन जेकब डर गया था इसलिए वो वहां से भाग गया और इसके बारे में वो किसी को नहीं बताया। एंडी और लॉरी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपने बेटे जेकब से मिलने के लिए। एंडी अपने बेटे को भरोसा दिलाता है कि तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा और तुम डिनर तक अपने घर में आ जाओगे। उसके बाद जेकब रोने लगता है और कहता है उसने उस लड़के को नहीं मारा, वो तो बेन को ठीक से जानता भी नहीं था तो वो उसे मारेगा क्यों। और बताता है कि बेन के डेड बॉडी को उसी ने ढूंढा था, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया था। एंडी उसे समझाता है कि किसी और से कुछ मत कहना और जेकब को वहां से ले जाया जाता है। सारा को देखते हैं जो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो गाना गाती है, वो गाना जो उसके डैड गाया करते थे। तो वहीं लॉरी और एंडी अपने घर पहुंचते हैं और जेकब आज रात के लिए जेल में होता है। सारा गाना रिकॉर्ड कर रही होती है तभी उसके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। लॉरी अपने घर को वापस से सजाने लगती है और आधे रात में एक रेस्टोरेंट में हम लियोनार्ड को देखते हैं जिसके फोन में बेन रिफ्किन का फोटो होता है, वही लड़का जो मर गया है। और बेन उसके सारे फोटोज को डिलीट कर देता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में सुबह होती है और एंडी और लॉरी अपने बेटे जेकब को जेल से निकालने के लिए निकलते हैं। एंडी लॉरी को बताता है कि उन्हें जोआना से मिलना होगा जो डिफेंस अटॉर्नी है और कोर्ट के बाहर वो बहुत भीड़ को देखते हैं। वो कोर्ट के गैरेज में जाते हैं जहां जोआना उनका इंतजार कर रही होती है। जोआना उन दोनों को समझाती है कि यहाँ से निकलकर जब तक तुम दोनों अपने घर नहीं पहुँच जाते तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो भी होगा उसे तुम्हारे खिलाफ यूज किया जा सकता है। अगर तुमने स्माइल किया तो उन्हें लगेगा कि तुम इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर तुम रोगे तो लोग यही सोचेंगे कि तुम नाटक कर रहे हो। मीडिया तुमसे बहुत सवाल पूछेंगे लेकिन किसी का जवाब मत देना। और जैसा जोआना उन दोनों को समझाती है दोनों वैसा ही करते हैं। वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते और ना ही उनके चेहरे पर कोई हाव भाव होता है। ये सब लॉरी के लिए आसान नहीं होता। दोनों कोर्ट में आकर बैठते हैं और स्कूल में अनाउंस किया जाता है कि एक स्टूडेंट जेकब को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन सारे स्टूडेंट को समझाया जाता है कि वो लोग इसके बारे में अफवाह ना फैलाएं, ना ही अपने कोई नतीजे पर आएं, और अगर उन्हें कुछ भी बताना है तो स्कूल ऑफिस में आकर बता सकते हैं। ये सुनकर डेरेक सारा की तरफ देखता है। एंडी को अपने डैड की याद आती है जो भी शायद किसी क्राइम के वजह से जेल में बंद हैं। जज के आने के बाद कोर्ट रूम में
जेकब को लाया जाता है। जोएना और जेकब के खिलाफ नील खड़ा होता है जो प्रोसिक्यूटर है, और वो जेकब को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करता है। लेकिन जज कहती है जो पहले तय हुआ था यानी कि $10,000 में ही जेकब को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जेकब को वहाँ से ले जाया जाता है। पेपर वर्क करने के बाद जोएना उन दोनों को समझाती है कि तुम इन सब के बाद अपने आप को घर में बंद मत कर लेना, अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहना, डेली रूटीन फॉलो करना, लोगों को फोटो चाहिए तो तुम क्लिक करने देना। जिसके बाद आखिरकार जेकब अपने मम्मी पापा से मिलता है। कोर्ट से निकलने के बाद रिपोर्टर्स जैसे उन पर टूट पड़ते हैं। डरा सहमा जेकब को संभालते हुए उसके मम्मी पापा किसी तरह वहां से निकलते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स उनके घर तक पहुंच जाते हैं और जेकब घर पहुंचते पहुंचते सो जाता है। सब घर के अंदर जाते हैं और जेकब कहता है कि वो सोना चाहता है और बताता है कि उसका फ़ोन उसे वापस नहीं मिला। एंडी उसे कहता है कि वो उसे नया फ़ोन दे देगा और एक नया लैपटॉप भी। अब ज़्यादा समय भी नहीं बीता और उन सभी को धमकी भरे कॉल्स आने लगते हैं। सारा को भी मैसेज आता है जेकब के बारे में। सभी जेकब के बारे में ही बात कर रहे हैं और डेरेक सारा को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेकब के बारे में बात करना है। लेकिन सारा कहती है कि वो बात नहीं कर सकती, उसे होमवर्क करना है और वो फ़ोन काट देती है। लॉरी परेशान हो जाती है क्योंकि टीवी और इंटरनेट पर उसके बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है जो बिल्कुल सही नहीं है, और अगर ये सब जेकब देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। एंडी कहता है कि उसे कुछ बताना है जो हो सकता है कि आगे चलकर ये बात बाहर जरूर आएगा, और ये उसके परिवार के बारे में है, उसके फादर के बारे में। तीनों पहुंचते हैं जोएना के ऑफिस में और जोएना जेकब को समझाती है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे जो फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट होते हैं उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो भी जेकब को एडल्ट ही समझेगी। और बताती है कि उसने सुना है कि बेन जेकब को बुली किया करता था, इसीलिए जेकब ने उसे मार दिया और अपना बदला ले लिया। लॉरी ये सब सुनकर कहती है तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो तुम्हें बुली करता था। जोएना उसे शांत करती है और कहती है कि वैसे भी ये केस में कुछ सॉलिड ऐड नहीं करता। इसके बाद लॉरी कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है, वही बात जो एंडी ने उसे बताया था। पता चलता है कि एंडी के फैमिली में वायलेंस का हिस्ट्री रह चुका है और एंडी को बताना पड़ता है अपने बेटे को उसके पापा यानी कि जेकब के ग्रैंडफादर के बारे में जो अभी जेल में है। और एंडी अपने पापा से लास्ट बहुत साल पहले यानी कि जब वो 6 साल का था तब मिला था। लेकिन एंडी ने लॉरी को बताया था कि उसके पापा मर चुके हैं, लेकिन असली में एंडी के पापा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और इसीलिए एंडी की माँ ने भी सबसे यही कहा। जेकब पूछता है कि आपके पापा ने क्या किया था। एंडी बताता है कि उसने एक हाई स्कूल की लड़की को मार दिया था। लॉरी इस सब से बहुत गुस्सा है कि 17 साल से वो दोनों साथ हैं, लेकिन एंडी ने कभी भी इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। एंडी कहता है कि वो डरता था क्योंकि ये बताने पर उनके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ जाएगा, लॉरी उसे अलग नज़र से देखने लगेगी। वैसे भी ये सब बेमतलब की बात है, पर लॉरी को ऐसा नहीं लगता। जोएना उन्हें समझाती है कि नील ये टॉपिक जरूर उठाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लॉरी बताती है कि वो ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ रही थी जिसमें मर्डर जीन का जिक्र किया गया है। जेकब कहता है तो क्या मेरे अंदर वो मर्डर जीन है? सब उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जेकब बाथरूम चला जाता है, जिसके बाद लॉरी एंडी को कहती है कि उसे ये बात उठाना पड़ा क्योंकि वो चाहती थी कि सबको सब कुछ पता चले और इसके बाद से कोई भी उसे कुछ ना छुपाए, ना एंडी और ना जेकब। तीनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां जेकब अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है, ये ना बताने पर कि उसके फादर यानी कि जेकब के ग्रैंड डैड अभी भी जिंदा है और उसके अंदर एक मर्डर जीन है। पर दोनों उसे समझाते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। वेट्रेस उन्हें खाना देने के लिए आती है, लेकिन वो भी जेकब को घूरने लगती है। वेट्रेस क्या, सभी जेकब को घूरने लगते हैं। रात में डिटेक्टिव डफी अपने घर आती है अपनी बेटी के साथ और एंडी उनका इंतजार कर रहा होता है। एंडी डिटेक्टिव से बात करता है लियोनार्ड के बारे में। लियोनार्ड को वो फंसाना चाहता है ताकि उसका बेटा बच जाए, लेकिन डफी कहती है कि वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। एंडी उसे केस फाइल मांगता है, लेकिन डफी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती वरना वो सस्पेंड हो जाएगी। अब प्रेजेंट में उस ट्रायल को देखते हैं जहां नील एंडी से पूछता है कि अरेस्ट के बाद जेकब घर में कैसा था।
क्या कभी उसे ऐसा लगता था कि वो गिल्टी फील कर रहा है? एंडी जवाब में नील को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उसे कैसा फील होता होगा ये देखकर कि उसका पूरा लाइफ खत्म हो गया है और वो अभी सिर्फ 14 साल का है। वो स्कूल नहीं जा सकता, ना टीवी देख सकता है, ना उसके पास फोन है। वो जैसे अपने लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो गया हो। उसे घर में पढ़ाने के लिए एक टीचर मिसेस मैंडल को बुलाया जाता है। लॉरी भी बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल जाती है अपने काम पर, जिसे देखकर बाकी टीचर्स खुश नहीं हैं। एक टीचर लॉरी के पास आती है और कहती है कि बोर्ड मेंबर्स नहीं चाहते कि लॉरी उनके स्कूल में काम करे क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बच्चे पर पड़े। पर वो लॉरी को समझाती है कि तुम्हें फायर नहीं किया जा रहा है, बस ये सही टाइम नहीं है। एंडी अपने बेटे को देखता है वीडियो गेम खेलते हुए और वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम ऐसा गेम मत खेलो और उसे हमेशा सावधान रहने को बोलता है। और जेकब अपने डैड को कहता है कि उसे अपना फैन पेज देखना है जिसे एक लड़की स्टार्ट की है, लेकिन एंडी कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है, तुम ये सब मत देखो। डिटेक्टिव डफी एंडी को मैसेज करती है, कहती है अपना मेल चेक करो और मेल चेक करने पर उसे लियोनार्ड का केस फाइल मिलता है। तभी घर पहुंचती है लॉरी, लेकिन वो घर बहुत लेट से आई है, इसीलिए एंडी के पूछने पर वो बताती है कि वो बस थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए बाहर चली गई थी। जिसके बाद उन दोनों की नज़र जाती है अपने ही घर के बाउंड्री पर जिसमें किसी ने पेंट करके मर्डरर लिख दिया है। लॉरी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और एंडी उस दीवार को साफ करता है। अगली सुबह लॉरी जॉगिंग के लिए निकलती है, जहां वो उस दिन को याद करती है जब वो सभी एक पार्टी में गए हुए थे और उस पार्टी में जेकब अपने दोस्त पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर लॉरी उसे रोक लेती है। वो उस जगह जाती है जहां बेन का मेमोरियल है। शायद वो सोच रही है क्या सच में जेकब ऐसा कर सकता है, क्या वो जेकब पे शक कर रही है। एंडी और लॉरी को देखते हैं जो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वोगेल से मिलते हैं और थेरेपी में जाना उनके लिए कंपलसरी है, ये उन्हें फॉलो करना होगा। जहां वो दोनों डॉक्टर से बात करते हुए बताते हैं कि एंगेजमेंट के समय ही लॉरी प्रेग्नेंट हो गई थी और डॉक्टर पूछती है कि जेकब बचपन में कैसा था, जिस पर लॉरी कहती है कि उसका बचपन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो हमेशा रोते ही रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो। लेकिन एंडी कहता है कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन लॉरी ऐसा नहीं मानती क्योंकि जेकब अपने बचपन से ही बहुत वायलेंट था। डॉक्टर पूछती है कि जेकब दूसरे बच्चों के साथ कैसा था, जिस पर दोनों ही कुछ कहने से कतराते हैं। डॉक्टर वोगेल उन्हें समझाती है कि उसे डिफेंस टीम ने हायर किया है, वो उनके ही साइड है और ये सेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। जिसके बाद लॉरी बताती है कि जेकब दूसरे बच्चों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता था। स्कूल से कंप्लेंट्स आते थे और एक बार तो उसने एक लड़की को धक्का भी दे दिया था। लेकिन एंडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जेकब को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हो कि जैसे वो मुजरिम हो, वो बस एक छोटा बच्चा था। लेकिन लॉरी कहती है कि वो बस बता रही है जो सच है। एंडी कहता है पेडियाट्रिशियन ने भी यही कहा था कि जेकब के लिए अच्छा होगा कि वो 1 साल किंडरगार्टन और पढ़े, और देखो वैसा ही हुआ। 1 साल पढ़ने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। जिस पर लॉरी कहती है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो हम लोग यहाँ क्यों हैं? जिस पर डॉक्टर पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा बेकसूर नहीं है? लॉरी कहती है कि उसे अपने बेटे पर थोड़ा भी शक नहीं है, वो अपने बेटे को जानती है। दोनों अपने घर पहुंचते हैं और एक औरत उनकी पड़ोसी टोबी को देखते हैं जो उनके लिए खाना लेकर आई है। लॉरी गुस्से में अंदर जाती है और सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि ये सारा खाना कल का बचा हुआ खाना था, और कहती है कि टोबी का हस्बैंड गैरी नहीं चाहता कि टोबी उनसे मिलने आए। अब हम लियोनार्ड को देखते हैं जिसकी नज़र एक लड़के पर होती है। सैरा डिटेक्टिव को कॉल लगाती है कुछ कहने के लिए। शाम को डिनर के समय एंडी अपनी वाइफ को बुलाता है डिनर करने के लिए, लेकिन वो नहीं आती। एंडी घर के बाहर जाता है और देखता है कि लॉरी उस दीवार पर पेंट कर रही होती है। और में हम एंडी को देखते हैं जो एक कम्युनिटी पूल में स्विम कर रहा होता है, तो वहीं लॉरी बहुत परेशान है। वो ग्रोसरी स्टोर जाती है, वो भी तब जब कोई नहीं होता। वो दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमें पता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है।
वो तीनों जोएन से मिलने जाते हैं और इस केस पर बात करते हैं। जोएन जेकब से उस चाकू के बारे में पूछती है, जिस पर जेकब कहता है कि उसे वो चाकू अच्छा लगा तो उसने खरीद लिया। जोएन पूछती है कि तो डेरेक ने उस चाकू को बेन से कनेक्ट क्यों किया, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। जेकब कहता है कि उसे नहीं पता, हो सकता है वो खुद किलर हो और वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सब उसे समझाते हैं कि जेकब ये कोई गेम नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि डेरेक सच में ऐसा कुछ कर सकता है तो तुम्हें रीजन बताना होगा। जोएन जेकब से पूछती है, क्या तुमने डेरेक को कभी ऐसा कुछ बताया कि तुम बेन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, जिस पर जेकब कहता है मुझे नहीं लगता। जोएन कहती है तो तुम ना भी नहीं कह रहे हो और पूछती है वो चाकू अभी कहाँ है। एंडी बताता है कि उसने वो चाकू फेंक दिया। जोएन जेकब से पूछती है कि जिस दिन बेन का मर्डर हुआ तुम्हारे पास वो चाकू था, जिस पर जेकब कहता है नहीं, लेकिन वो उस दिन जिस दिन बेन का मर्डर हुआ वो उसी रास्ते से गुजर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जेकब को उस रास्ते में कुछ अजीब होता हुआ दिखा, जिस पर जेकब बताता है कि वो उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने पत्तों के बीच बेन को गिरा हुआ देखा। जेकब बेन के तरफ दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन उसने 911 कॉल नहीं किया, ना ही किसी को मदद के लिए पुकारा। जेकब आगे अपनी कहानी बताता है कि वो जब बेन के बॉडी के पास गया उसे उठाने के लिए, उसे लगा था कि शायद वो गिर गया होगा और पत्ता बिल्कुल गीला था, जिस पर जोएन कहती है कि पर डेरेक ने बताया कि उस दिन तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल भी गंदा नहीं था, जिस पर जेकब अपना कहानी बदल देता है कि वो वहाँ पर बैठा नहीं था, वो खड़ा था। जेकब इसके बाद उसकी बॉडी को टर्न करता है और ये देखकर डर जाता है कि बेन मर चुका है, वहाँ बहुत सारा खून था, लेकिन फिर भी उसने 911 कॉल नहीं किया। और जेकब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था कि बेन के बॉडी को पहले जेकब ने देखा था। जोएन के बार बार सवाल पूछने पर जेकब गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आप मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। जोएन कहती है कि मेरे मानने से या न मानने से कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम या डैड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लॉयर हूँ। जेकब कहता है कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। जोएन उनके वकील होने के नाते उसे समझाती है कि कोर्ट में नील तुम्हें और भी फंसाने की कोशिश करेगा और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हारे स्टोरी में बहुत सारे होल्स हैं। और कहती है कि अगर मैं ज्यूरी में बैठी होती तो मेरे बहुत सारे सवाल होते। आज के सेशन के खत्म होने के बाद एंडी जोएन से बात करता है और उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि जेकब के स्टोरी में दम है। वैसे भी जंगल में जो चाकू मिला वो चाकू से मर्डर नहीं किया गया था। एंडी कहता है कि वो अपने बेटे को जानता है और उसे पता है कि वो जो कहानी बता रहा है वो झूठ हो सकता है, लेकिन जेकब उसका बच्चा है और वो निर्दोष है। एंडी अपने बेटे को बचाने के लिए एक नया स्टोरी खड़ा करेगा और उसके लिए वो लियोनार्ड को फंसाएगा, लेकिन जोएन कहती है पर लियोनार्ड और बेन का कोई कनेक्शन उन्हें नहीं मिला है। डेरेक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लॉरी अपना मेल चेक करती है जिसमें जेकब के खिलाफ बहुत सारे गंदे गंदे चीज लिखे हुए थे और एक मेल होता है जिसे देखकर लॉरी थोड़ी घबरा जाती है और उसे छुपा देती है। तीनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं जो जेकब के लिए नॉर्मल नहीं है और कहता है कि पता नहीं हम लोग नॉर्मल होने का नाटक क्यों कर रहे हैं। लॉरी अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है कि तुम ही बता दो कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें पिज्जा या बर्गर खाना है, चलो चलते हैं, पूरा शहर तुम्हें देखेगा। जिसके बाद जेकब अपनी मॉम से माफी मांगता है। बाप बेटे घर पर बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और जेकब खुश होता है और लॉरी को भी ये देखकर अच्छा लगता है। लॉरी दबे पांव अपने कमरे में जाती है उस मेल को लेकर जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स होते हैं जिसमें देखते हैं कि एक लड़की का मर्डर कर दिया गया था और ये शायद एंडी के फादर से कनेक्टेड है। प्रेजेंट में उस प्रोसीडिंग में नील इसी टॉपिक पे बात करता है और एंडी कोर्ट में बताता है कि उसके फादर ने एक 19 साल की लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। जिसके बाद हम उस समय को देखते हैं जब एंडी 6 साल का था और वो अपने पापा विलियम से मिलने गया था। एंडी अपने पापा को देखकर बहुत डर जाता है। एंडी उस दिन को याद करके फिर से अपने नींद से जग जाता है और वो पानी पीता है और फिर वो आकर सो जाता है और लॉरी उससे बात करती है और पूछती है तुम्हें लगता है कि जेकब ने किया है। एंडी कहता है कि मुझे थोड़ा भी शक नहीं है। एंडी जाता है मैथ्यू से मिलने और मैथ्यू वही लड़का है जिसे लियोनार्ड ने असॉल्ट किया था,
लेकिन मैथ्यू इस बारे में बात नहीं करना चाहता और कहता है कि तुमने जो भी सुना है वो सब झूठ है। और वो एंडी से पूछता है क्या लियोनार्ड ने ही उस बच्चे का मर्डर किया है। और एंडी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है क्या, और कहता है कि तुमने जो पुलिस को गवाही दिया है उस पर एंडी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उसे पूछता है कि तुम्हारा लियोनार्ड से क्या कनेक्शन है, जिस पर वो लड़का घबराने लगता है। एंडी उसे पूछता है क्या लियोनार्ड तुम्हारा लवर है, और मैथ्यू उसे वहां से जाने को बोलता है। और इन सब से तंग आकर मैथ्यू की माँ भी उसे निकल जाने को बोलती है। जाते जाते एंडी मैथ्यू को बोलता है कि तुम्हारी माँ के पास मेरा नंबर है, तुम्हें अगर कुछ भी बताना हो तो मुझे कॉल कर लेना। लॉरी अपने बेटे जेकब को लेकर डॉक्टर वोगेल के पास जाती है, जहां जेकब को बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और उसके रिएक्शंस और उसके वाइटल्स को मापा जाता है। तो वहीं बाहर वेटिंग रूम में बैठी लॉरी एक पेंटिंग देखती है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आज उसके स्कूल में एक पार्टी है, लेकिन शायद लॉरी अब नहीं जा सकती। डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि टेस्ट अच्छा गया, और वो लॉरी को कहती है कि तुम खुद को संभालो, अपना ध्यान रखना। एंडी उसी हार्डवेयर स्टोर में पहुंचता है जहां लियोनार्ड काम करता है, और लियोनार्ड जहां जहां जाता है एंडी उसका पीछा करता है। एंडी अपने घर जाता है और जेकब को देखता है सारा के साथ वीडियो गेम खेलते हुए। लॉरी घर पर नहीं है। लॉरी होती है अपने किंडरगार्टन स्कूल के बाहर जहां पार्टी चल रहा है, और वो छुपकर सभी लोगों को देख रही होती है कि कैसे सब पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। एंडी अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन लॉरी उसे झूठ कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए आई है। वो एक रेस्टोरेंट जाती है, खाना खाती है, और तभी उसके पास एक औरत आती है और वो लॉरी से बात करने लगती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। और वो औरत अपना नाम जिनीन बताती है, और लॉरी उसे अपना फ्रेंच फ्राइज दे देती है, और वो लॉरी को अपने साथ बैठने को बोलती है। घर पर एंडी और जेकब बेसबॉल गेम देख रहे होते हैं और दोनों सारा के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जेकब अपने पापा को बताता है कि लोग सारा को भी स्कूल में बुली करते हैं, और जेकब को लगता है कि डेरेक सारा को उसके खिलाफ भड़का रहा है, क्योंकि डेरेक सारा को पसंद करता है, और सारा को लगता है कि शायद डेरेक ने ये किया है। और सारा ने ये भी बताया था कि पुलिस के पास डेरेक और उसकी माँ को जाना पड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मर्डरर हैं। लॉरी और जेनिन बात करते हैं, और लॉरी उसके सामने रोने लगती है और बताती है कि वो बहुत कठिन समय से गुजर रही है। उसके दोस्त अब उससे बात भी नहीं करते, और उसका हस्बैंड एंडी उसे समझाते रहता है कि इन सब चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर बात यह है कि एंडी का एक भी रियल फ्रेंड है ही नहीं, कभी था भी नहीं। उसके लाइफ में सिर्फ लॉरी ही थी। लॉरी इस बात को अब रियलाइज कर रही है। इसके बाद लॉरी उस मर्डर के बारे में बात उठाती है, और जेनिन कहती है कि वो भी इस मर्डर के बारे में बात करना चाहती है, क्योंकि वो एक राइटर है और वो न्यूज़ चैनल के साथ काम करती है। ये सुनकर लॉरी बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लॉरी देर रात अपने घर पहुँचती है, तो वहीं जेकब एक फेक नाम से अपना अकाउंट बनाता है। एंडी जेकब को जाकर बोलता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। एंडी लॉरी को मैथ्यू के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि वो खुश है कि लॉरी अपने दोस्तों के साथ फिर से पुराने समय की तरह डिनर पर जा रही है। पर हम जानते हैं कि लॉरी के साथ क्या हुआ। जेकब उस अकाउंट से सारा को फॉलो करने लगता है, और दोनों बात करते हैं, और जेकब सारा का गाना सुनता है। अब सोते वक्त एंडी लॉरी को बताता है कि डेरेक को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, और हो सकता है कि वो भी सस्पेक्ट हो। प्रेजेंट में प्रोसीडिंग को देखते हैं, जहां नील एंडी से सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा का वो हिस्सा अभी भी है? कभी ना कभी तुम्हें ऐसा जरूर लगा होगा, और जब जेकब बड़ा हो रहा था तो तुम उसमें भी देखने की कोशिश कर रहे होगे कि कहीं वो हिस्सा उसमें तो नहीं आ गया, क्योंकि तुम सब में एक ही खून दौड़ रहा है। लेकिन एंडी को अभी भी यही लगता है कि उसका बेटा खूनी नहीं है। अब हम जेकब को देखते हैं जिसका स्कैन हो रहा है, और डॉक्टर वोगेल एंडी और लॉरी को बताती है डीएनए टेस्ट के बारे में, और लॉरी पूछती है कि ये मर्डर जीन को चेक करने के लिए हो रहा है। डॉक्टर कहती है कि ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो एंडी और लॉरी को समझाती है कि अगर जेकब को सज़ा मिलती है तो इस डीएनए टेस्ट की वजह से हो सकता है कि उसकी सज़ा कम हो जाए। डॉक्टर एंडी का डीएनए ले लेती है, और डॉक्टर एंडी के फादर के बारे में बात करना चाहती है, और बताती है कि वो उससे मिलने भी गई थी, पर एक प्रॉब्लम है कि वो डीएनए टेस्ट के लिए नहीं माना।
और चाहता है कि एंडी जाकर उससे बात करे, लेकिन एंडी अपने राक्षस बाप से नहीं मिलना चाहता। लॉरी एंडी को कहती है कि तुम्हें जेकब के लिए यह करना होगा। अब आखिरी सीन में हम एंडी के पिता विलियम को देखते हैं, जिसे लोग ब्लडी बिली के नाम से जानते हैं। और एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकलता है, तो वहीं स्कूल में कॉयर ग्रुप एक गाना परफॉर्म करते हैं क्योंकि आज ग्रेजुएशन डे है। आज मिडिल स्कूल के बच्चे पास होकर हाई स्कूल में जाने वाले हैं। लॉरी बाकी बच्चों के फोटोज देखती है जो सभी ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो थोड़ी दुखी है अपने जेकब के लिए। एंडी पहुंचता है कनेक्टिकट, जहां वो बचपन में रहा करता था। गाना खत्म होने के बाद स्टेज पर बेन की मां जोएन को बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, जो उन सभी को थैंक यू कहती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और वो बेन के सारे दोस्तों को गुड लक कहती है हाई स्कूल के लिए, और वो स्पीच देते वक्त रोने लगती है और स्टेज से उतर जाती है। एंडी आखिरकार जेल पहुंचता है अपने डैड से मिलने के लिए। वो अंदर बैठा होता है और एक लड़के को देखता है जो जेल में सजा काट रहा है, और कई सालों के बाद एंडी अपने डैड विलियम से मिलता है। एंडी बहुत डरा हुआ है और दोनों बात करना शुरू करते हैं, और एंडी के पापा विलियम कहते हैं कि इतने साल हो गए तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। कौन सा ऐसा बेटा अपने बाप को इस तरीके से पीछे छोड़ देता है। कहता है कि वो जानता है कि वो बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी वो एंडी का पिता है। विलियम एंडी के माँ के बारे में बात करने लगता है और एंडी कहता है आप उनके बारे में बात मत ही करिए। एंडी सीधा पॉइंट पे आता है और बताता है जेकब के बारे में, और विलियम कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरा पोता भी है, आखिरकार मैंने उसे न्यूज में देखा। एंडी कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसके पापा कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ नहीं होते। वो कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जेकब निर्दोष है और वो एंडी की मदद भी करेगा, अपना डीएनए देगा, लेकिन उसके बदले में एंडी को उसे यहाँ से निकालना होगा ताकि विलियम अपना आखिरी वक्त बाहर जी सके। लेकिन एंडी मना कर देता है। विलियम कहता है तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? एंडी कहता है मेरी मत करिए, अपने पोते जेकब को बचा लीजिए। विलियम अपने बेटे की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि उसने विलियम को जेल में छोड़ दिया सड़ने के लिए, और एंडी एक वकील है, वो विलियम को यहाँ से निकाल सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, जिस पर विलियम अपने बेटे को धमकाने लगता है कि अगर ये बुलेट प्रूफ ग्लास उनके बीच नहीं होता तो अपने बेटे को आज नहीं छोड़ता। और वो एंडी को कहता है माफी मांगने के लिए। एंडी कहता है कि वो यहाँ माफी मांगने नहीं आया, उसे बस विलियम की मदद चाहिए, लेकिन विलियम उसकी मदद नहीं करना चाहता। जोएन उसे समझाती है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, अब बुरा मत फील करो। एंडी को लगता है कि उसके बाप ने उसके ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाया। वो मदद तो करना चाहता था नहीं, बस वो मुझे छोटा फील करवाना चाहता था। लेकिन जोएन उसे समझाती है कि शायद तुम्हारे पापा तुमसे और एक बार मिलना चाहते हैं और इस बार उनसे अच्छे से बात करो, शायद वो मान जाए। लेकिन एंडी कहता है कि कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो वापस नहीं जाएगा। जोएना उसे एक मैगजीन दिखाती है जिसमें लॉरी का इंटरव्यू पब्लिश हो गया है। एंडी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लॉरी एंडी को समझाती है कि उसे फंसाया गया था, वो इमोशनल थी, इसलिए वो बात करते करते सब कुछ बताने लगी। तभी दरवाजे पर कोई आता है और ये सारा है, और दोनों सारा से मिलकर बहुत खुश होते हैं, और सारा जेकब के साथ उसके रूम में चली जाती है। प्रेजेंट में प्रोसीडिंग में नील एंडी से पूछता है क्या तुम गुस्सा थे जब तुम्हारी वाइफ का इंटरव्यू पब्लिश हो गया? एंडी कहता है गुस्सा नहीं, बस उसे बुरा लगा कि वो इंटरव्यू सिर्फ वन साइडेड था। नील एंडी से पूछता है कि बेन के मर्डर के 8 हफ्ते बाद भी तुम्हें ऐसा ही लगता था कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है? एंडी कहता है बिल्कुल। नील पूछता है इस बारे में लॉरी क्या सोचती थी? एंडी थोड़ा सोच कर कहता है कि लॉरी भी यही कहती कि जेकब ऐसा कभी नहीं कर सकता। सुबह सुबह जब ग्रोसरी स्टोर खुलता है तब लॉरी शॉपिंग के लिए जाती है ताकि उसे कोई देखे नहीं। वो पूरे स्टोर में अकेले घूमती है और अकेले ही शॉपिंग कर रही होती है, और 4 जुलाई को सेलिब्रेट करने के लिए वो कुछ सामान खरीदने लगती है। लेकिन उसे स्टोर पर बेन की माँ भी मिलती है जो लॉरी को देखकर बहुत गुस्सा होती है, और ये देखकर कि लॉरी 4 जुलाई को सेलिब्रेट करने के लिए अच्छे अच्छे सामान खरीद रही है, कपकेक्स खरीद रही है, जॉन और गुस्सा हो जाती है। वो लॉरी के चेहरे पर थूक देती है और लॉरी अपना सामान छोड़कर बाहर निकल आती है। जेकब और सारा एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं
और जेकब अपने फेक अकाउंट से एक फोटो पोस्ट करता है जो फोटो फोटोशॉप होता है, जिसमें जेकब एक कुल्हाड़ी लिया खड़ा होता है और कैप्शन में लिखा है कि लोग उसके बारे में यही सोचते हैं। एंडी डेरेक पर नजर रखता है। लॉरी डॉक्टर वोगल के ऑफिस में उसी पेंटिंग को देखती है, तो वहीं एंडी डेरेक का पीछा करते करते स्कूल पहुंचता है। डॉक्टर अपने चेंबर से बाहर निकलती है और देखती है कि लॉरी बाहर वेटिंग रूम में बैठी हुई है और उसे पूछती है क्या जेकब का अपॉइंटमेंट था, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। जिस पर लॉरी घबराने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर हड़बड़ी में उसके बैग से सारा सामान गिर जाता है और वो रोने लगती है और डॉक्टर वोगल उसे संभालती है। एंडी डेरेक की माँ को फॉलो करता है और उसके गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद डेरेक अपनी माँ का वेट कर रहा होता है और उससे एंडी मिलने आता है और पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा डिटेक्टिव के साथ। डेरेक बताता है कि मुझे आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। एंडी कहता है कि हम बेन के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जेकब के बारे में बात करते हैं। तो ये बताओ कि तुमने इतना जल्दी कैसे समझ लिया कि जेकब ने ये मर्डर किया है। डेरेक कहता है आपको लगता है कि आप जेकब को अच्छे से जानते हो, तो आप गलत हो। जेकब का एक डार्क साइड है और वो घंटों अजीब वेबसाइट पर भयानक चीजें देखते रहता है। और तभी डेरेक की माँ वहाँ उसे लेने आती है और वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के ऑफिस में डॉक्टर लॉरी से पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हो, जिसके बाद लॉरी घबराते हुए कहती है कि एक बात है जो उसे बताना है। जब जेकब 5 साल का था तो वो जेकब के फ्रेंड डिलन के पार्टी में गई थी और जेकब का एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था। तो वहीं लॉरी दूसरे माओ के साथ बात करने में बिजी थी और जेकब एक बड़ा सा बॉल उठा लेता है और अपने दोस्त को मारने के लिए जाता है और वो अपने दोस्त के सिर को ऐसे देख रहा था जिसे देखकर लॉरी बहुत डर गई थी और वो जल्दी से जाकर उसके हाथ से वह बॉल छीन लेती है। पर अच्छा हुआ कि किसी ने ये देखा नहीं। जेकब के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई शर्म, कोई डर, कुछ भी नहीं था। और लॉरी कहती है क्या होता अगर जेकब उसे मार देता, क्या जेकब सच में ऐसा कुछ कर सकता है, और कहती है कि इस सब में उसकी ही गलती है। डॉक्टर उसे बताती है बोरिंग फिगर के बारे में। इसमें होता यह है कि हम देखते कुछ है पर हम उसका मतलब कुछ और समझ लेते हैं और ये हो सकता है कि लॉरी अपने बेटे के बारे में ऐसा ही कुछ सोच रही होगी। लॉरी कहती है कि बाहर जो पेंटिंग है वो बहुत रिलैक्सिंग है और काश वो समझ पाती कि क्या रियल है, सिर्फ जेकब के लिए ही नहीं, सब के बारे में। डॉक्टर उसे कहती है कि इस बारे में तुम्हें किसी और से बात करनी चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ बायोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट हूँ। सारा को देखते हैं जो अपना समर जॉब कर रही होती है जहां उसे एंडी मिलने आता है। सारा ब्रेक लेकर एंडी से बाहर मिलने जाती है और एंडी उसे पूछता है कि स्कूल में उस इंटरव्यू में जब सारा उससे ये बोली थी कि मर्डर के बारे में जैक से बात करने के लिए उसका क्या मतलब था, और कहता है कि उस रात मुझे एक मेल आया था जिससे उसे पता चला कि डेरेक ने ऑनलाइन में क्या लिखा है। और वो सारा से पूछता है क्या वो तुम थी। सारा हाँ कहती है। एंडी कहता है कि तुम हमेशा से जेकब का ख्याल रखते आई हो। एंडी पूछता है क्या वो तुम थी जो डिटेक्टिव को फोन करके डेरेक के बारे में बताई। सारा हाँ कहती है। एंडी पूछता है क्यों। तब सारा बताती है बेन के फोन के बारे में जो अभी मिसिंग है, लेकिन वो फोन असली में डेरेक के पास है। जिसके बाद सारा शुरुआत से बताती है कि वो और बेन एक साथ इंग्लिश क्लास में थे और दोनों के बीच कुछ चल रहा था और दोनों रात में टेक्स्ट किया करते थे। और एक रात बेन ने कहा सारा को अपना पिक्चर भेजने के लिए, उस तरह का पिक्चर। और अगले दिन डेरेक ने बेन को सुन लिया इस बारे में अपने दोस्तों से बात करते हुए जो सारा के बारे में उल्टा सीधा बात कर रहा था। और डेरेक को सारा से पता चला उस सेल्फी के बारे में और बताती है कि वो उसे धमकी देता था कि सारा अगर बेन को खुश नहीं करती है तो वो सारा का फोटो पूरे स्कूल में लीक कर देगा। डेरेक कहता है कि वो बेन को संभाल लेगा, पर अचानक से 2 दिन के बाद डेरेक सारा के घर पर आता है और उसके पास बेन का फोन होता है। सारा चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें ये फोन नहीं लाना चाहिए था। और उसके ठीक 2 दिन के बाद किसी ने बेन को मार दिया। इस बारे में एंडी, लॉरी और जोएन और जेकब से बात करता है और एंडी सोचता है कि शायद डेरेक और बेन के बीच में झगड़ा हो गया होगा और अब हो सकता है कि वो फोन पुलिस के पास हो। जोएना कहती है कि वो कल सुबह ही डफी को कॉल करेगी
और उस फोन के बारे में पूछेगी और वो जेकब को कहती है कि तुम इतना शांत क्यों हो, और वो अपने घर चली जाती है। जेकब अपने दोस्त सारा पर बहुत गुस्सा होता है कि सारा ये सब उससे छुपा कर रखी, और वो जेकब से इसीलिए मिलती थी क्योंकि वो जेकब के लिए बुरा फील करती थी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, पर जेकब सारा को गंदे नाम से बुलाता है जो सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंडी लॉरी से कहता है कि वो अपने बेटे को कल सुबह फिशिंग के लिए ले जाना चाहता है। वो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है और उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद दोनों अपना मूड फ्रेश करते हैं। प्रोसीडिंग में नील इस बात को उठाता है कि जेकब अजीब अजीब वेबसाइट पर जाया करता था और घिनौने चीजें देखता था, और पूछता है एंडी से कि इस पर तुम्हारा क्या रिएक्शन था। एंडी कहता है कि उसे बहुत खराब लगा यह सुनकर। नील उसे पूछता है क्या तुम उसके ब्राउजर हिस्ट्री को चेक करते थे। एंडी कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है, वो चेक करता था, लेकिन जेकब सब कुछ डिलीट कर देता था। बच्चे बहुत चालाक होते हैं। पर एंडी ने एक वेबसाइट को विजिट किया जो जेकब देखता था, जिसमें लोगों को गंदे तरीके से मारा जाता है। हर जगह खून ही खून था, और एंडी ने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताया क्योंकि वो बेकार ही ओवर रिएक्ट करती। पर एंडी ने आगे चलकर इस बारे में अपने बेटे से कभी बात नहीं की। अगले दिन बाप बेटे फिशिंग करने के लिए एक झील जाने के लिए निकलते हैं। घर में लॉरी को एक एल्बम मिलता है जिसमें जेकब के बचपन का फोटो होता है, जिसे देखकर लॉरी बहुत खुश होती है। जेकब और एंडी फिशिंग कर रहे होते हैं। जेकब अपने डैड से पूछता है क्या आप अपने डैड से मिलने गए थे, क्या वो अभी भी बिल्कुल पहले जैसे दिखते हैं। एंडी कहता है हाँ, पर वो बूढ़े हो गए हैं। जेकब पूछता है क्या आप अपने पापा से नफरत करते हो। एंडी कहता है नफरत नहीं, पर वो अपने डैड के लिए खराब फील भी नहीं करता। जेकब अपने डैड से माफी मांगता है कि उसके लिए उसके डैड को क्या क्या करना पड़ रहा है। एंडी अपने बेटे को समझाता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। जेकब को डर लगने लगता है और कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता। एंडी उसे समझाता है कि ट्रायल में अभी भी 8 हफ्ते बाकी हैं और इसके बीच कुछ भी हो सकता है। अब उनका काम खत्म होने के बाद जोएना एंडी को कॉल करती है और बताती है कि पुलिस के पास बेन का फोन है, और अगर उस फोन में कुछ भी हुआ तो हम वो सब देख सकते हैं। और एक न्यूज़ देती है कि एंडी के डैड अपना डीएनए सैंपल देने के लिए मान गए हैं, जो डॉक्टर कल जाकर कलेक्ट करने वाली है। घर लौटकर रात में एंडी, लॉरी और जेकब साथ में मूवी देखते हैं और तीनों इस टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं। किचन में एंडी अपनी वाइफ लॉरी से बात करता है और कहता है कि तुम विलियम से मिलने गई थी, क्या तुम्हारे वजह से ही विलियम का मन बदला। लॉरी कहती है कि वो बस कुछ मिनट के लिए बात करने गई थी। एंडी को अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल किया है मैथ्यू ने, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं होता कुछ बोलने का, और एंडी कॉल रख देता है। जिसके बाद मैथ्यू फिर से कॉल करता है, पर इस बार भी उसका हिम्मत ही नहीं होता। शुरुआत होती है और एंडी प्रोसीडिंग से बहुत टायर्ड हो चुका है और वो चाहता है कि ये ट्रायल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। नील उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हें कब बेन के फोन का एक्सेस दिया गया था। एंडी बताता है ट्रायल के 10 दिन पहले, और हम उसी दिन को देखते हैं, यानी कि ट्रायल के 10 दिन पहले। एंडी अपने कोर्ट के बाहर उसी फूड ट्रक वाले मिस्टर बॉबी से बात कर रहा होता है और बॉबी एंडी को हिम्मत देता है, कहता है अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहना। जोएना उसे अंदर लेकर जाती है जहां नील उसे मिलता है। जोएना एंडी को कहती है कि नील को इग्नोर करो, और नील उन्हें बताता है कि उसने फोन को पहले ही चेक कर लिया है। और नील एंडी से पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। वो मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारे फैमिली में तो लोगों को मारना बहुत ही नॉर्मल होगा। एंडी बहुत गुस्सा हो जाता है, वो उस पर हमला करता है, लेकिन डिटेक्टिव किसी तरह उसे संभाल लेती है। डिटेक्टिव उन दोनों को एक रूम में लेकर जाती है जहां बेन का फोन होता है। जोएन उस फोन को निकालती है, डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठी होती है और उस पेंटिंग को देख रही होती है, और जेकब को वो चेकअप के लिए लेकर आई है। डॉक्टर उसे बताती है कि आज उसका लास्ट सेशन था और बताती है कि तुम्हें अगले हफ्ते मुझसे मिलना होगा, यानी कि 17 तारीख को। पर लॉरी कहती है कि 17 तारीख को जेकब का जन्मदिन भी है, पर कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग जरूर आएंगे। डॉक्टर के ऑफिस से निकलने के बाद गाड़ी में जेकब बहुत शांत बैठा होता है। लॉरी के पूछने पर जेकब बताता है कि वो हर हफ्ते एक ही टेस्ट करते करते थक चुका है, एक ही सवाल का जवाब देते देते वो पक चुका है। लॉरी कहती है कि डॉक्टर ये हमारे लिए ही कर रही है, वो हमारी मदद कर रही है। तभी जेकब को एक मैसेज आता है और यह मैसेज डिलन का है।
लॉरी पूछती है कि सारा कैसी है। जेकब कहता है कि वो अब दोनों बात नहीं करते और वो अपनी मॉम को कहता है अब आप बस भी करो। एंडी उस फोन में मैसेजेस, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता है। जोएना उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, लेकिन उन्हें फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता। प्रेजेंट में उस प्रोसीडिंग से हमें पता चलता है कि उन दोनों ने बेन के फ़ोन में 5 घंटे बिताए, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। जोएना को उसके ऑफिस से कॉल आता है और ये मौका देखकर डिटेक्टिव एंडी से बात करती है और वो उसे कहती है कि नील है ही बुरा इंसान, तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो हुआ भूल जाओ। और डिटेक्टिव एंडी के फादर के बारे में यानी कि विलियम के बारे में बात करती है। उसे भी पता चल चुका है कि विलियम जेल में बंद है क्योंकि विलियम ने एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया। डिटेक्टिव एंडी के लिए बहुत बुरा फील करती है और बताती है अपने भाई के बारे में जो भी ऐसे ही केस के वजह से जेल में बंद है, और कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम क्या फील कर रहे हो। और एंडी को कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जोएना एंडी को बताती है कि ये उसकी असिस्टेंट कॉल की थी जिसका नाम है एलन, और एलन की एक भांजी है जो जेकब की उम्र की है, और उसी से पता चला कि जेकब अभी भी ऑनलाइन एक्टिव है। एंडी गुस्से में घर आता है और लॉरी उसे पूछती है क्या तुम्हें फ़ोन में कुछ मिला। एंडी कहता है कुछ भी नहीं। एंडी और लॉरी गुस्से में जेकब के रूम में जाते हैं और उसे पूछते हैं उसके फेक अकाउंट के बारे में, और जेकब को दिखाना पड़ता है वही फ़ोटो। ये देखकर लॉरी बहुत घबरा जाती है। जेकब को लगता है कि ये बस एक जोक है, इसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन एंडी उसे डांटता है, कहता है तुम्हें पता भी है कि लोग इसे किस तरीके से देखेंगे, तुम मर्डर सस्पेक्ट हो, ये सब जानते हैं। और एंडी चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये एक एविडेंस है और तुम्हें पता भी है कि पुलिस इस पिक्चर के साथ क्या क्या कर सकती है। इस फोटो को ज्यूरी के सामने प्रेजेंट कर देंगे वो लोग, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जेकब इस तरीके से खुद को देखता है, एक साइको के रूप में। लॉरी एंडी को शांत करती है और कहती है कि तुम जेकब को डरा रहे हो। एंडी कहता है उसे डरना चाहिए क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूँ। जेकब सॉरी कहता है। एंडी उसे समझाता है कि तुम ऐसे चीजें पोस्ट नहीं कर सकते और कहता है फौरन ये सब डिलीट कर देने के लिए, और जेकब उसी वक्त अपना अकाउंट डिलीट कर देता है। एंडी अपने बेटे से माफी मांगता है कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये बात समझना होगा कि हम लोग तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं। जेकब अपने डैड पर नाराज है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंडी सोचता है जेकब को और कुछ बोलने से फायदा नहीं होने वाला, और जो होना था वही होता है। टीवी में ये दिखाया जाता है कि जेकब विलियम यानी कि ब्लडी बिली का पोता है। ये विलियम भी देख रहा होता है। रात में एंडी कचरे वाला डस्टबिन लेकर घर से बाहर निकलता है और अपने घर के बाहर एक ब्लू कलर का गाड़ी खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ सही नहीं लगता। वो लॉरी को बताता है कि तुमने देखा हमारे घर के बाहर एक पुराना ब्लू कलर का गाड़ी खड़ा है, पर लॉरी नहीं देखी है। दोनों बाहर आते हैं और वो गाड़ी वहाँ नहीं होता। एंडी को रात में फिर से अननोन नंबर से कॉल आता है और ये है मैथ्यू जो उसे मिलने को बुलाता है। दोनों आधी रात में एक डाइनर में मिलते हैं और मैथ्यू बताता है कि वो कुछ रात से सो नहीं पा रहा है और उसे ये बात बताना ही होगा, और कहता है कि जेकब ने ये नहीं किया है। मैथ्यू को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास ले जाया जाता है सब कुछ सच बताने के लिए, जहाँ वो लियोनार्ड के बारे में बताता है कि जब वो 15 साल का था तब लियोनार्ड उसे पहली बार मिला था और लियोनार्ड उसे अपने पैसों से खाना खिलाया था। लियोनार्ड मैथ्यू को अपने घर बुलाता है, कहता है कि उसके घर में बहुत सारा बियर है, वो दोनों वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मैथ्यू जानता था कि लियोनार्ड उसे क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन फिर भी मैथ्यू उसकी बात मानकर उसके घर चला जाता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और पैसों के लिए मैथ्यू लियोनार्ड को अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ने को देता था और ऐसे ही बहुत दिन तक चला। वो लोग 6 या 7 बार मिले, पर एक दिन ऐसा आया जब लियोनार्ड उसे पैसे देना बंद कर दिया और तब मजबूरन मैथ्यू को रिपोर्ट करना पड़ा। और मैथ्यू का कहना है कि लियोनार्ड इसके बाद एक नए लड़के बेन को फंसाने वाला था, इसीलिए वो मैथ्यू से मिलना बंद कर दिया था और वो बेन को ही देखते रहता था। और लियोनार्ड के पास एक चाकू भी है। नील ये सब सुनकर कहता है कि ये सब बकवास है। लिन पूछती है कि तुम अभी ये सब क्यों बता रहे हो। मैथ्यू कहता है कि इन सब चीजों से उसे दूर ही रहना पहले सही लगा था, लेकिन जब उसने सुना कि एक बेगुनाह लड़के पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो उसे लगा कि अब बोलना चाहिए। नील पूछता है क्या तुम्हें एंडी ने जबरदस्ती कहा सामने आने के लिए। मैथ्यू कहता है कि एंडी पहली बार उसके पास आया था, लेकिन मैथ्यू ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लगा कि अब उसका साइड
यानी कि ये सच सामने आना चाहिए। नील उसे पूछता है क्या तुम पैसों के लिए ये सब कर रहे हो, पर लिन उसे चुप कराती है। पूछताछ खत्म होने के बाद नील कहता है कि साफ साफ पता चल रहा है कि वो लड़का हमसे झूठ बोलकर गया है। मतलब ये कितना आसान है एक झूठी स्टोरी सेटअप करना। लेकिन लिन ये एक चांस लेना चाहती है। वो लियोनार्ड के घर का सर्च वारंट निकालेगी उस चाकू को ढूंढने के लिए। जेकब ट्रायल के लिए रेडी होता है और कोट पैंट पहनता है जो उसे छोटा हो रहा है। एंडी उसे बताता है कि विलियम के घर का सर्च वारंट निकला है और अगर उसके पास वो चाकू मिल जाता है तो पूरा केस बदल जाएगा। लॉरी बहुत रिलीफ फील करती है। एंडी को उसके डैड विलियम कॉल करते हैं और विलियम एंडी की वाइफ की तारीफ करता है, उसकी खूबसूरती की। एंडी कहता है ये सब नहीं बोलने के लिए। विलियम न्यूज़ के बारे में बात करता है जिसमें जेकब के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। एंडी कहता है कि आप इसलिए फोन किए हो। बिली उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं बुरा फादर था। एंडी कहता है मेरा कोई फादर नहीं है और फोन काट देता है। रात में पुलिस फोर्स पहुंचती है लियोनार्ड के अपार्टमेंट में। डिटेक्टिव उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाती है और कहती है वो डिटेक्टिव है और उसके पास सर्च वारंट है। लियोनार्ड दरवाजा खोलता है और डिटेक्टिव घर को सर्च करने के लिए लियोनार्ड को बाहर निकल जाने को बोलती है। अगली सुबह लॉरी अपने जॉगिंग के लिए निकलती है जहां वही ब्लू कार उसे फॉलो करती है। लॉरी ये नोटिस करती है और बहुत घबराने लगती है। वो थोड़ी देर जॉगिंग करने के बाद रुक जाती है और वहां से भागती है और शॉर्टकट से अपने घर पहुंचती है। और लॉरी अंदर डिटेक्टिव को देखती है जो बताती है कि लियोनार्ड के घर में चाकू नहीं मिला। लॉरी घबराते हुए एंडी को बताती है कि वो ब्लू कार उसे फॉलो कर रही थी और एंडी डिटेक्टिव को बताता है कि है कोई साइको जो उन पर नजर बनाए हुए है। और डिटेक्टिव उसे कहती है कि अगर वो फिर से दिखता है तो मुझे कॉल करना। और डिटेक्टिव जैसे ही निकलती है एंडी उसे कहता है कि तुम लियोनार्ड पर नजर रखना। उसे यकीन है कि इस मर्डर के पीछे लियोनार्ड ही है। प्रेजेंट में उस प्रोसीडिंग में नील पूछता है कि ट्रायल के कुछ दिन पहले तुम कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रायल किसी तरह पोस्टपोन्ड हो जाए। और फिर एक दिन एंडी लियोनार्ड से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है ये तुमने किया है। लियोनार्ड को समझ ही नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर वो पहचान जाता है कि वो जेकब का डैड है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। नील पूछता है कि ट्रायल के कुछ हफ्ते पहले जेकब कैसा फील कर रहा था। एंडी कहता है कि वो अपने स्कूल के काम में बिजी था और अपना ध्यान भटकाने के लिए वो मूवी देखता था। नील पूछता है क्या उस हफ्ते जेकब का 15th बर्थडे था। एंडी बताता है हाँ, ट्रायल के 4 दिन पहले। अपना बर्थडे पर भी जेकब मिसेस मैंडल से ट्यूशन ले रहा होता है और उसके मॉम और डैड बाहर निकलते हैं। वो दोनों जोएना के साथ पहुंचते हैं डॉक्टर के ऑफिस में फाइनल मीटिंग के लिए। डॉक्टर बताती है कि वो बहुत हफ्तों से जेकब के पर्सनालिटी को एवेलुएट कर रही है और उसी के रिजल्ट्स पर वो एक रिपोर्ट बनाई है और ये देखा गया कि उसका IQ बहुत हाई है और उस रिपोर्ट में जेनेटिक टेस्टिंग का भी रिजल्ट है और MAOA म्यूटेशन का भी, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो मर्डर जीन का रिपोर्ट भी है। और देखा गया कि वो जीन विलियम में और एंडी में है पर जेकब में नहीं है। डॉक्टर को पता था कि ऐसा ही होगा क्योंकि आमतौर पर ये वाला जीन मदर से पास होकर बच्चों में आता है, पर डॉक्टर देखना चाहती थी कुछ ऐसे जीन्स जो फादर से पास होकर बच्चों में आते हैं, जैसे कि ग्रीन 1 जिसमें देखा जाता है कि कौन कितना ज्यादा इम्पल्सिव है और ये तीनों जनरेशन्स के लिए पॉजिटिव निकला। और बताती है टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर के बारे में जो प्यूबर्टी के बाद टीनेजर्स में वायलेंट बिहेवियर को दिखाता है जो जेकब में देखा गया है, एंडी में भी, विलियम में भी। डॉक्टर इसके बाद कहती है कि अगर किसी में भी समझ हो तो वो इतना वायलेंट कभी नहीं होगा जो हम एंडी के केस में देख सकते हैं। लॉरी रिपोर्ट पढ़कर बहुत शॉक्ड होती है। लॉरी डॉक्टर से पूछती है आपको क्या लगता है क्या जेकब ने मर्डर किया है। डॉक्टर कहती है कि इसका जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं है। वो लॉरी को कहती है कि तुम पूरा रिपोर्ट पढ़ो, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। एंडी कहता है कि जेकब एक टीनेजर है, प्रॉब्लम्स तो सारे टीनेजर्स में होते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जेकब के अंदर हमदर्दी बहुत कम है। और बताती है कि जब वो एक सेशन में बेन का नाम उठाई थी तो जेकब का ये रिएक्शन था कि दुनिया में हर दिन बहुत लोग मरते हैं और उनमें से एक बेन था। डॉक्टर चाहती थी कि जेकब बेन की तरफ थोड़ी सहानुभूति दिखाए, लेकिन डॉक्टर को जेकब का जवाब ऐसा लगा जैसे वो प्रैक्टिस करके आया हो। लॉरी का तो होश उड़ गया है। वो कहती है कि आपको लगता है जेकब ने ही मर्डर किया है। डॉक्टर कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। लॉरी कहती है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है।
और पूछते रहती है क्या आपको ऐसा ही लगता है। एंडी उसे रोकता है, कहता है कि पता नहीं ऐसे ही रिपोर्ट्स कितने टीनेजर्स के बनते होंगे। लॉरी उसे कहती है कि तुम तो बात मत ही करो, तुम हमेशा इन सब चीजों को इग्नोर करते आए हो। तुम्हारे कहने पर हम लोग दिखावा करते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। एंडी कहता है नॉर्मल तो है। लॉरी उसे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सिचुएशन नॉर्मल है। एंडी कहता है सिचुएशन नहीं लेकिन जेकब नॉर्मल है। लॉरी डॉक्टर से जवाब मांगती है। वो कहती है काश मैं इसका जवाब दे सकती, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। सेशन के बाद लॉरी बहुत डरी हुई है, ये सोचकर कि उसके बेटे के साथ पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। रात में जेकब के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां दोनों इस मीटिंग के बारे में जेकब से बात नहीं करते, जेकब के बार बार पूछने पर भी। जेकब कहता है कि उसे जानने का हक है। एंडी कहता है रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन जेकब को विश्वास नहीं होता और पूछता है मर्डर जीन के बारे में, लेकिन लॉरी कहती है तुम्हारे अंदर वो जीन नहीं है। जेकब के लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो खुश है इस बात को सुनकर। और जेकब के सामने केक लाया जाता है और वो कैंडल को बुझाकर अपना विश मांगता है। घर जाते वक्त गाड़ी में जेकब अपने पेरेंट्स से कहता है कि आज के लिए थैंक यू, अच्छा लगा नॉर्मल टाइम बिताकर, और कहता है वो मंडे के लिए यानी के ट्रायल के लिए तैयार है। वो तीनों घर पहुंचते हैं और घर के सामने उसी ब्लू गाड़ी को फिर से खड़ा हुआ देखते हैं। एंडी एक रॉड लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है और लॉरी और जेकब घर के अंदर जाते हैं। एंडी गाड़ी में बैठे उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। पर वो आदमी कहता है उसे नहीं पता कि एंडी किस बारे में बात कर रहा है, और कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली है, उनका ख्याल रखो, अपने फैमिली के पास जाओ। एंडी उस गाड़ी का नंबर डिटेक्टिव को बताता है और पता चलता है कि वो गाड़ी चोरी का है। एंडी को लगता है कि शायद वो कोई रिपोर्टर होगा और वो लॉरी को बताता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स इस एरिया में रात को पेट्रोल करेंगे, और लॉरी सोने चली जाती है। जेकब अपनी मॉम को गुड नाइट बोलता है और फाइनली मंडे आ जाता है, यानी के ट्रायल का दिन। तीनों कोर्ट जाने के लिए रेडी होते हैं और उनके घर के बाहर बहुत भीड़ होती है। कैमरामैन गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं जेकब की एक तस्वीर लेने के लिए। 7 के स्टार्ट में हम एंडी को देखते हैं और ये वो समय है जब एंडी और नील फ्रेंड्स थे। एंडी नील को बताता है कि आज नील ने अपने फर्स्ट ट्रायल में कौन सी गलतियां की थी और दोनों बियर पीते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। जेकब को कोर्ट में बैठा हुआ देखते हैं और जोएना उसे कुछ समझा रही होती है, और बेन के डैड गुस्से में एंडी को देखते हैं। कोर्ट के बाहर रिपोर्टर की भीड़ लगी हुई है और आखिरकार सबका इंतजार खत्म होता है जब कोर्ट में जज आते हैं। जोएना बताती है कि वो अपने साथ एंडी को भी बिठाना चाहती है उसकी मदद लेने के लिए, और कहती है कि इस केस में विलियम का नाम भी आएगा जो जेकब के ग्रैंडफादर हैं, जो फर्स्ट डिग्री मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद हैं, और कहती है इस बात को केस के लिए इररिलेवेंट माना जाए। जबकि नील कहता है कि विलियम का नाम उठाना इस केस में बहुत जरूरी है, लेकिन जज जोएन की बात को मानता है और कहता है इस केस में फोकस करने, न कि विलियम का नाम उठाने के लिए। अब इसके बाद ज्यूरी को कोर्ट में लाया जाता है। ब्रेक मिलने पर वो सभी बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं और एलन उनके लिए खाना लेकर आती है जो जोएना की असिस्टेंट है। कोर्ट में नील सवाल उठाता है कि एंडी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुका है, और ऐसा भी हो सकता है कि जेकब अपने डैड को बात करते हुए सुनता होगा जब एंडी किसी मर्डर केस पर बात कर रहा होता है। और नील ये सोचता है कि आखिर जेकब का मोटिव क्या था, क्यों एक 8वीं में पढ़ने वाला लड़का अपने ही क्लासमेट को मार देगा। हम लोग जानते हैं कि बच्चे कितने मतलबी हो सकते हैं। नील ज्यूरी के सामने जाकर बोलता है कि बेन जेकब को बुली किया करता था और शायद ये एक मोटिव हो सकता है कि जेकब ने उसे मार दिया, पर जज ऐसे स्पेकुलेशन को सीधा खारिज कर देते हैं। जिसके बाद भी नील वही बात करते रहता है कि अगर बेन जेकब को गंदे गंदे नाम से बुलाता हो, क्या अगर बेन जेकब को बुली करता था, पर उन्हें ये बात पता है कि जेकब ने बेन को 3 बार स्टैब करके मार दिया। जोएना समझाती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो किसी न किसी पर इल्जाम लगाना जरूरी होता है, और इस बार इल्जाम लगा है निर्दोष जेकब पर, और बताती है कि कैसे प्रोसिक्यूटर इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता था और उन्हें तो ठीक से ये भी नहीं पता कि फिंगरप्रिंट बेन के स्वेटशर्ट पर कैसे आया। अरेस्ट होने के बाद पुलिस ऑफिसर को जेकब ने बताया कि वो बस बेन की मदद करना चाहता था, पर वो इतना सारा खून देखकर वो डर गया। वो इतना डर गया कि उसने सोचा कि अगर वो किसी को भी इस बारे में बताता है तो वो खुद एक मर्डर सस्पेक्ट बन जाएगा।
ये सोचना नॉर्मल है और बेन उसे बुली करता था, तो जाहिर सी बात है जेकब की बात कौन मानता। और कहती है कि जेकब से गलती जरूर हुई है, लेकिन वो बस एक 14 साल का छोटा बच्चा है और गलतियां बच्चों से होती है, पर बड़े हम लोग हैं और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़का मर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दें। लोग हमसे जस्टिस की उम्मीद करते हैं और आज का ट्रायल यहीं खत्म होता है। कोर्ट के बाहर एंडी वही ब्लू कार वाला आदमी को देखता है और सभी किसी तरह प्रेस को इग्नोर करते हुए वहां से निकलते हैं। एंडी डिटेक्टिव को बताता है कि कोर्ट के बाहर उसने उसी आदमी को देखा। एंडी लॉरी और जेकब को लेकर वहां से निकलता है और डिटेक्टिव उस आदमी को ढूंढ लेती है और उससे उसका लाइसेंस मांगती है। रात में जेकब अपने लैपटॉप पर उसी न्यूज को देख रहा होता है और सारा उसे मैसेज करती है और जेकब और सारा एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं और दोनों बातें करते हैं। लॉरी घर के बाहर मीडिया को देखती है। एंडी को डिटेक्टिव से पता चला कि वो गाड़ी वाला आदमी का नाम जेम्स ओलियरी है और वो पुराना गैंगस्टर है। लॉरी पूछती है कि वो आदमी हमसे चाहता क्या है, क्या डिटेक्टिव उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। एंडी कहता है कि जब तक वो हमें धमकाता नहीं है डिटेक्टिव कुछ भी नहीं कर सकती। लॉरी कहती है कि इतना कम है क्या, अब वो भी हमें धमकाएगा। ट्रायल में उसी औरत को बुलाया जाता है जो सबसे पहले बेन को देखी थी और एक आदमी आता है जो कहता है कि उसने एक आवाज सुना था एक लड़के का जो कह रहा था मुझे छोड़ दो। नील एंडी पर सवाल उठाता है क्योंकि पहले वो इस केस का इंचार्ज था, पर जोएना कहती है ऑब्जेक्शन और जज नील को समझाता है कि एंडी के ऊपर ट्रायल नहीं चल रहा है, तुम्हें ये ध्यान रखना होगा। पीटरसन से सवाल पूछा जाता है और नील के सवाल पूछने के बाद जोएना उससे सवाल पूछती है और पूछती है क्या फिंगरप्रिंट के अलावा कोई और एविडेंस आपको पहले दिन मिला था। पीटरसन ना कहता है, जिसके बाद जोएना लियोनार्ड का नाम लेती है और कहती है वो भी ऐसे ही केस में पहले भी फंस चुका है जो बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था और वो भी उस पार्क के सामने ही रहता था जहां बेन का मर्डर हुआ और लियोनार्ड उस पार्क में जॉगिंग करने जाता था। नील पूछता है कि इस केस में लियोनार्ड को फंसाने का आइडिया किसका था। पीटरसन कहता है एंडी का। एंडी जोएना को कुछ लिख कर देता है, जिसके बाद जोएना पीटरसन से सवाल पूछती है क्या जब लियोनार्ड को इस केस से क्लियर कर दिया गया था क्या आप श्योर थे कि वो निर्दोष है। पीटरसन ना कहता है और कहता है कि उसे एंडी पर कभी भी शक नहीं हुआ क्योंकि एंडी अपने काम में बेस्ट है। अब घर में जोएना जेकब से बात कर रही होती है, तभी विलियम अपने बेटे एंडी को कॉल करता है और वो जानना चाहता है कि आज ट्रायल में क्या हुआ। एंडी गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये सब जानने का। विलियम उसे कहता है कि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि ये जेल जेकब जैसे बच्चों के लिए नहीं है, पर एंडी अपने डैड से अच्छे से बात नहीं करता और फोन काट देता है। और लॉरी के पूछने पर कि एंडी इतने देर तक किससे बात कर रहा था, एंडी कहता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी था। लॉरी जेकब के रूम में जाती है और देखती है कि वो सारा से बात कर रहा होता है। लॉरी ये देखकर मुस्कुराती है। अब अगले दिन के ट्रायल में क्राइम लैब में काम करने वाली मिस कार्लसन को बुलाया जाता है जो 3 बार किए गए स्टैबिंग के बारे में बताती है और लॉरी को फिर से वही दिन याद आ जाता है। उसके हिसाब से ये एक ऐसे चाकू से किया गया होगा जो 6 से 4 इंच लंबा होगा और उसका एक धार दांतेदार होगा। और नील एविडेंस से एक चाकू निकालता है जिस पर जोएना ऑब्जेक्शन कहती है। नील कहता है कि ऐसा ही चाकू एंडी ने अपने बेटे को बचाने के लिए फेंक दिया। जोएना कहती है कि इस तरह से चाकू दिखाकर नील ज्यूरीज को भटका रहा है, इसीलिए जज उसे कहता है चाकू को हटाने के लिए। जोएना कार्लसन से पूछती है क्या आप लोगों को मर्डर के साइट पे मर्डरर का डीएनए, हेयर या फाइबर कुछ भी मिला फिंगरप्रिंट के अलावा। कार्लसन कहती है नहीं। जोएना पूछती है एक सवाल कि क्या अगर एक सिचुएशन होता जिसमें जेकब बेन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे मोड़ने की कोशिश करता है ये देखने के लिए कि बेन ठीक है कि नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि जेकब का फिंगरप्रिंट बेन के शर्ट पर आ जाए। कार्लसन कहती है हो सकता है। जोएना कार्लसन से पूछती है क्या आपने पहले उस चाकू को देखा है जो नील ने प्रेजेंट किया। वो कहती है कि वो बहुत सारे इसी मॉडल के चाकू देखी है जिससे हो सकता है कि बेन को स्टैब किया गया है और बताती है कि वो ऐसे ही 500 से 700 चाकू देखी है। ये सुनने के बाद जोएन के पास कोई और सवाल नहीं बचता, मतलब कि क्लियरली नील के पास जो चाकू है उससे मर्डर नहीं हुआ।
लॉरी हॉल में बेन के मॉम और डैड को झगड़ते हुए सुनती है और वो पहुंचती है कॉन्फ्रेंस रूम में जहां सभी बैठे होते हैं। डिटेक्टिव डफी से नील पूछता है एंडी के बारे में और डिटेक्टिव बताती है कि उसे पहले ही पता चल चुका था कि ये फिंगरप्रिंट जेकब का है, एंडी को पता चलने से पहले, और उनके हिसाब से सब कुछ मैच कर रहा था और जेकब के पास एक मोटिव भी था। यहाँ तक कि वो उसी रास्ते से स्कूल जाया करता था और जब सर्च वारंट निकाला गया चाकू ढूंढने के लिए तो वो नहीं मिला और उसके लैपटॉप से भी कुछ नहीं मिला। नील पूछता है क्या आपने कभी डिस्क स्क्रैपर नाम के प्रोग्राम के बारे में सुना है? डिटेक्टिव कहती है हाँ, कि कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स और फोल्डर्स होते हैं उनमें से फाइल को वो डिलीट कर देता है। नील पूछता है क्या जेकब के कंप्यूटर में ये प्रोग्राम था? डिटेक्टिव हाँ कहती है। नील कहता है इसका मतलब हो सकता है कि जेकब के कंप्यूटर में कुछ ऐसा था जिसे वो डिलीट कर दिया। जोएन कहती है ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। नील पूछता है क्या जेकब के कंप्यूटर में आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स मिले जिसमें बहुत सारा खून खराबा टॉर्चर था? डिटेक्टिव कहती है कुछ पिक्चर्स ऐसे थे। सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जोएना डिटेक्टिव से पूछती है क्या सबसे पहले एंडी को लियोनार्ड के बारे में बताने वाली आप ही थी? डिटेक्टिव हाँ कहती है। जोएना पूछती है क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंडी ने कभी भी ऐसा दिखाया कि वो अपने बेटे पर शक करता है कि उसका बेटा एक खूनी हो सकता है? डिटेक्टिव ना कहती है, बिल्कुल भी नहीं। नील एंडी को देखता है। इसके बाद वो डिटेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है क्या आपने कभी एंडी को देखा किसी से झगड़ा करते हुए? क्या आपने कभी एंडी को देखा किसी को कॉलर से पकड़ते हुए उसे धक्का देते हुए? वो खुद की ही बात कर रहा है। डिटेक्टिव कहती है तुम खुद की बात कर रहे हो जब तुमने एंडी को भड़काया था, ये कहकर कि उसके डैड जेल में है। एंडी इस सेंटेंस को खत्म करता है मर्डर के इल्जाम में। बस इसके बाद क्या होना था? जज दोनों लॉयर को अपने डेस्क के सामने बुलाते हैं और जोएना डिमांड करती है कि इस केस को मिस ट्रायल अनाउंस कर देने के लिए, यानी कि इस ट्रायल को फिर से नए से स्टार्ट किया जाएगा। जज नील को समझाता है कि तुम अच्छे से बात करो और इस ट्रायल में जेकब के ग्रैंडफादर को लाने की जरूरत नहीं है, और अगर वो ऐसा दोबारा करता है तो वो जोएना की बात मानकर इस ट्रायल को मिस ट्रायल अनाउंस कर देगा। लॉरी बहुत घबराई हुई है और जज ज्यूरी को समझाता है कि मैं जानता हूँ आपने जो अभी सुना उसे अनसुना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि नील ने जो लास्ट में कहा उसे अनसुना कर दीजिए। प्रेजेंट में उस प्रोसीडिंग को देखते हैं जहां नील एंडी से पूछता है कि ट्रायल के चौथे दिन डेरेक को बुलाया गया था। क्या आपकी लॉयर जोएना डेरेक से क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार थी? अब हम जाते हैं उसी ट्रायल वाले दिन में। जोएना एंडी को बताती है कि उसे मैथ्यू कहीं नहीं मिल रहा। उसकी असिस्टेंट उसे ढूंढ रही है, एक हफ्ते से उसे कॉल लगा रही है, लेकिन पता चला कि मैथ्यू और उसकी माँ का 3 दिन पहले झगड़ा हो गया था और वो घर छोड़कर भाग गया है। लेकिन ऑनलाइन एक पोस्ट से पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा में है। तो प्रॉब्लम ये है कि उसे कल स्टैंड पर आना होगा। जोएना कहती है कि वो कुछ करेगी। एंडी अपनी वाइफ लॉरी को देखता है और तभी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लिन पहुंचती है। डेरेक को स्टैंड पे बुलाया जाता है और बताता है कि उस दिन जिस दिन बेन का मर्डर हुआ जेकब ने कुछ भी नहीं बताया बेन के बारे में, और जब बेन के मर्डर का न्यूज सामने आया तो जेकब ने एक जोक मारा था कि ऐसा तो कोई बुरे इंसान के साथ ही होगा। डेरेक आगे बताता है कि बेन हमेशा जेकब को स्कूल में तंग किया करता था और जेकब इस बात को लेकर बहुत गुस्सा भी होता था, पर डेरेक कहता है कि वो जेकब के गुस्से को समझता है क्योंकि बेन कभी कभी डेरेक को भी बुली किया करता था। नील पूछता है क्या तुम्हें कभी लगा कि बेन के मर्डर के लिए जेकब जिम्मेदार है? डेरेक बताता है एक ऑनलाइन स्टोरी के बारे में जो जेकब ने लिखा था उसी गंदे वेबसाइट पर। जोएना एंडी से पूछती है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? एंडी के पास कोई जवाब नहीं होता। डेरेक बताता है कि जेकब उस वेबसाइट में अपने स्टोरीज डाल रहा था, यहाँ तक कि उसने बेन के मर्डर का भी स्टोरी डाला। नील एक एविडेंस को प्रेजेंट करने वाला होता है, लेकिन जोएना उसे रोकती है, कहती है कि उसे जज से बात करना है। जोएना कहती है इन सारे एविडेंस के बारे में उन्हें पहले बताया नहीं गया था। नील कहता है कि अगर जेकब ने ये बात उनसे छुपाना सोचा तो इसमें उनकी गलती नहीं है। जोएना एंडी को ये एविडेंस दिखाती है और इस बारे में एंडी से बात करती है और कहती है कि हम इन बातों को नकार नहीं सकते क्योंकि जेकब ने ये स्टोरी पोस्ट किया था और उनके पास जेकब का आईपी एड्रेस भी है। जोएना जेकब से पूछती है इस बारे में, पर जेकब चुपचाप बैठा होता है। डेरेक कोर्ट में सबके सामने उस स्टोरी को पढ़ता है जिसमें जेकब ने अपने ही नाम को यूज करके एक स्टोरी लिखा है जिसमें वो बेन का नाम ब्रेंट लिखता है और लिखता है कि ब्रेंट हमेशा उसे तंग किया करता था
और एक दिन वो उसे बाहर मिला, लेकिन तभी जेकब के पॉकेट में वो चाकू था, इसीलिए उसने उस चाकू को निकाला और ब्रेंट को स्टैब कर दिया। ब्रेंट नीचे गिर गया था, जिसके बाद जेकब खुद को रोक नहीं पाया। वो जाकर देखना चाहता था कि वो जिंदा है कि नहीं। इसके बाद वो पास ही एक नदी में जाता है, अपने चाकू को धोता है और वो उस पानी में खुद को देखता है, पर उसके चेहरे में कुछ बदला हुआ था। और जेकब ने इस स्टोरी को पोस्ट किया था मर्डर के 3 दिन बाद। और ये सब सुनने के बाद लॉरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा मीडिया इस स्टोरी के बारे में बात करने लगता है। ट्रायल के खत्म होने के बाद तीनों गाड़ी में बैठते हैं और जेकब हल्के आवाज में कहता है कि ये बस एक स्टोरी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि ये बात इतना बड़ा बन जाएगा। एंडी उसे पूछता है, क्या तुमने किया है? तुमने उसे मारा है? जेकब ना कहता है। लॉरी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। घर में जोएना उनसे मिलने आती है और ये देखकर कि मैथ्यू उन्हें मिल ही नहीं रहा, वो प्लान बनाते हैं लियोनार्ड को फंसाने का और वो सारा को भी नोटिस भेजेंगे विटनेस बनने के लिए, लेकिन जेकब मना करता है। एंडी कहता है कि तुम अब कुछ बोलो ही मत, आज जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जेकब अपने रूम में चला जाता है। जेकब का लिखा हुआ वो स्टोरी बाहर आ चुका है, जो सारा भी पढ़ती है और उसके क्लासमेट्स उसे मैसेज करते हैं और उन्हें भी लगता है कि जेकब ने ये किया है। जेकब सारा को मैसेज करता है, लेकिन सारा अब उसे इग्नोर करने लगती है। वो उसे कॉल भी करता है, पर सारा कॉल नहीं उठाती। लॉरी एंडी से पूछती है, क्या तुम्हें स्टोरी के बारे में पता था? मुझे सच बताओ। एंडी कहता है उसे कुछ नहीं पता था। लॉरी पूछती है, क्या तुम्हें उस वेबसाइट के बारे में पता था? एंडी कहता है उसे पता था, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि बेकार लॉरी टेंशन में आ जाती, और वैसे भी लॉरी मान चुकी थी कि उसका बेटा मर्डरर है। लॉरी कहती है कि अब हम सब इस स्टोरी को अनदेखा नहीं कर सकते। एंडी उसे समझाता है कि ये बस एक इमेजिनरी स्टोरी है। जेकब ने खुद को इमेजिन किया उस सिचुएशन में, ये सोचकर कि बेन उसे चोट पहुंचाना चाहता था और उसने ये स्टोरी लिख दिया, और ये गलत है। एंडी जानता है, लेकिन ये बस एक स्टोरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लॉरी कहती है कि जेकब अपना गुनाह कबूल कर रहा था और ये तुम जानते हो। और वो एंडी से पूछती है, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? वो दूसरों की जान ले सकता है। एंडी कहता है वो अपने बेटे से प्यार करता है। लॉरी कहती है कि वो भी करती है, कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे से प्यार करेगी, और वो अपने बेटे को गले लगा लेना चाहती थी आज, लेकिन वो इस गेम को ज्यादा देर नहीं खेल सकती। प्रिटेंड करते रहना कि हम लोग यही सोचते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, वो और नहीं कर सकती। एंडी उसे कहता है कि तुम क्या सुनना चाहती हो? यही कि हमारा शादी एक बहुत बड़ा झूठ है, हमारा बेटा मर्डरर है, यही सुनना चाहती हो? लॉरी रोने लगती है। रात में हम लियोनार्ड को देखते हैं, जिसे कोर्ट में आने के लिए कहा जाता है, और ये देखकर लियोनार्ड बहुत घबरा जाता है। वो डरते हुए बेन के मॉम और डैड के लिए एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में वो कबूलता है कि उसी ने बेन को मारा है। और इसी के एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में देखते हैं लॉरी और एंडी अलग अलग सो रहे होते हैं, और सुबह होते ही जोएना एंडी को कॉल करती है और उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है। एंडी जल्दी से जाकर अपनी वाइफ को उठाता है और कहता है कि जोएना उसे कॉल की थी और उसने बताया कि लियोनार्ड ने कबूल कर लिया है, उसने एक लेटर लिखा है और उसने खुद की जान ले ली। दोनों को ये सुनकर विश्वास ही नहीं होता कि फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। दोनों जेकब के रूम में जाते हैं, उसे उठाते हैं। दोनों के चेहरे पर एक स्माइल होती है। कोर्ट में जेकब इस न्यूज को सुनकर खुश है। जज कोर्ट में आकर बताते हैं कि हाल ही में मिले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जेकब के ऊपर से सारे चार्जेस अब हटाए जाते हैं। जज जेकब को खड़ा होने को बोलता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें इन सब से छुटकारा चाहिए और तुम्हें यहाँ से निकलने की बेचैनी हो रही है, तो चलो मैं कह ही देता हूँ कि तुम अब फ्री हो। लिन मीडिया से बात करते हुए बताती है कि वो एक इंटरनल रिव्यू करने वाली है इस केस के ऊपर, और वो अपना दुख जताती है और वो बेन के फैमिली और एंडी के फैमिली के लिए सॉरी फील करती है। जोएना मीडिया से बात करते हुए कहती है कि वो लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि इस फैमिली को थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए, क्योंकि वैसे भी इन लोगों ने बहुत कुछ झेला है। पार्किंग में आकर एंडी और लॉरी जोएन को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसके बिना पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। पर जोएन जेकब को कहती है, तुम निर्दोष हो और तुम्हारे साथ यही होना था, और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी एंडी देखता है बेन के डैड को, जो गुस्से में उनके तरफ आ रहे होते हैं, और वो कहता है, मुझे पता है कि खून तुम नहीं किया है। लेकिन उसके पीछे जेम्स ओलियरी यानी कि वही गाड़ी वाला आदमी आकर बेन के डैड को पकड़ लेता है, और वो एंडी से पूछता है कि इस आदमी का क्या करना है। लॉरी उसे कहती है, उसे जाने दो।
एंडी उससे कहता है कि मेरे बेटे ने ये नहीं किया है और वो वहाँ से चला जाता है। एंडी जेम्स से पूछता है तुम हो कौन, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? और वो आदमी बताता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है, मैं तुम्हारे डैड का पुराना दोस्त हूँ। वो सभी वहाँ से निकलते हैं और लॉरी उस आदमी को थैंक यू कहती है। एंडी, जेकब और लॉरी अपने घर पहुँचते हैं और रिपोर्टर्स और कैमरामैन उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और इस बार तीनों कैमरे के सामने खड़े होकर स्माइल करते हैं। विलियम न्यूज़ को देखकर खुश होता है पर नील खुश नहीं है। प्रेजेंट में उसी प्रोसीडिंग को देखते हैं जहां नील कहता है कि उस दिन जो भी हुआ वो बिल्कुल ही अनरियल था और नील पूछता है एंडी से कि इसके बाद क्या हुआ, क्या तुम लोगों की लाइफ नॉर्मल हो गई? एंडी अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं कहता क्योंकि लॉरी कहीं ना कहीं अभी भी किसी बात को लेकर अपसेट थी। रात में वो एल्बम देख रही होती है और वो रोने लगती है और वो एंडी से कहती है कि वो डेरेक के स्टोरी को सच मान ली थी और वो सोचती है कि वो कैसी माँ है जो अपने बेटे के बारे में ऐसा कुछ सोच सकती है। एंडी उसे समझाता है कि हम दोनों बहुत स्ट्रेस में थे और उस स्टोरी ने तो मुझे भी हिला कर रख दिया था, अब तुम्हें ये सब जाने देना चाहिए। लॉरी कहती है वो कोशिश कर रही है। वो लोग सोचने लगे कि वो लोग यहाँ नहीं रह सकते और कहीं और फिर से अपने लाइफ को स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगे। लॉरी को एक दिन उसका जॉब ऑफर आया कोलोराडो से। अगले दिन वो तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहां लॉरी बताती है कि वो तीनों क्रिसमस की छुट्टी में मेक्सिको जाने वाले हैं और जेकब भी एक्साइटेड है और तीनों बहुत खुश हैं। और उस रेस्टोरेंट में टोबी भी होती है जो उन तीनों को देख रही होती है। एंडी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस जाता है लिन से मिलने, जो उसे माफी मांगती है उसने एंडी के साथ जो भी किया उसके लिए। एंडी कहता है कि तुम अपना ड्यूटी कर रही थी। लिन एंडी को उसका सारा बचा हुआ सामान उसे वापस दे देती है और कहती है क्या तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते, तुम अपना यहाँ जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। एंडी मना करता है, वो यहाँ नहीं रुक सकता। लिन यहाँ तक कहती है कि वो एंडी को हर महीने पे करते रहेगी और उसे सोचने के लिए वक्त देती है और उसे बताती है कि लियोनार्ड का केस अब फाइनली क्लोज हो चुका है। एंडी अपना सामान लेकर अपने गाड़ी के डिक्की में रखता है और उसी रॉड को देखता है। घर में लॉरी अपने लिए स्विम सूट ऑनलाइन देख रही होती है और कहती है कल मुझे जेकब को लेकर शॉपिंग के लिए जाना है। कहती है उसके सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। जिसके बाद एंडी अपने डैड विलियम से मिलने जाता है और वो विलियम से पूछता है क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने ही लियोनार्ड को मारा है? मैं जानता हूँ तुम्हारा एक आदमी बाहर तुम्हारे लिए काम करता है। पर विलियम ना कहता है। वो नहीं जानता एंडी किस बारे में बात कर रहा है। एंडी अपने डैड के जवाब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और समझ जाता है कि ये सब उसके डैड का ही किया धरा है। उसी ने लियोनार्ड को मरवाया और ये कन्फेशन लेटर लिखवाया। एंडी बताता है कि लियोनार्ड के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके घर के सामने वही ब्लू कलर का कार खड़ा हुआ देखा गया जिस रात लियोनार्ड मरा हुआ पाया गया। विलियम कहता है इसका क्या मतलब है? एंडी उसे कहता है तुम अच्छे से जानते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि असली में हुआ क्या था। लियोनार्ड को बंदूक की नोक पर रखकर उसे कन्फेशन लेटर लिखवाया गया। विलियम अपने बेटे के सामने ये कबूलता नहीं है कि उसी ने ये किया है, पर कहता है कि अच्छा ही हुआ, एक जानवर इस दुनिया से चला गया। एंडी उसे कहता है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। विलियम कहता है क्या सच में? जेकब ने तो कबूल कर ही लिया था। एंडी कहता है जेकब बेगुनाह है। विलियम कहता है फर्क नहीं पड़ता उसने किया है या नहीं किया है, तुम क्या चाहते थे कि तुम्हारा बेटा जेल जाए? वैसे भी जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और हम देख पाते हैं कि असली में विलियम ने ही लियोनार्ड को मरवाया है। विलियम अपने बेटे से कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, पुलिस को बताना चाहते हो कि असली में लियोनार्ड के साथ क्या हुआ? जाओ बता दो, पर याद रखना उसके बाद तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा। तुम या तो अच्छे इंसान बन सकते हो या तो अच्छे डैड, चॉइस तुम्हारा है। मेरी बात करूँ मैं तो इन दोनों में से कोई नहीं हूँ। एंडी ये सब सुनकर शॉक में है। विलियम उसे कहता है इमोशनल होकर कि हमारा मिलना यहीं तक था और मुझे अच्छा लगा तुम्हें जानकर, अपने बेटे को जानकर, और अगर जेकब को अपने दादाजी से मिलने का मन करता है तो तुम उसे जरूर मिलाना। एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी अपने घर पहुँचता है और लॉरी और जेकब शॉपिंग से घर वापस आते हैं। रात में लॉरी एंडी से पूछती है क्या तुमने स्विम सूट ट्राई किया जो मैं तुम्हारे लिए खरीदी हूँ? एंडी कहता है हाँ, और वो सब फिट भी आ रहा है।
लॉरी एंडी से कहती है तुम परेशान लग रहे हो। एंडी कहता है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ से शिफ्ट होना, उसके बाद अपने करियर के बारे में सोचना, और पूछता है क्यों ना हम लोग अभी यहाँ से चले जाएं। लॉरी कहती है कि वो भी तैयार है यहाँ से निकलने के लिए और वो लोग मेक्सिको से आते ही घर को सेल पर डाल देंगे। लॉरी उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हें याद है ना हम लोगों ने तय किया था नो मोर सीक्रेट्स। वो तीनों क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए मेक्सिको पहुंचते हैं और जाते हैं एक होटल में जहां जेकब की मुलाकात एक लड़की होप से होती है जो उसे होटल का वाईफाई पासवर्ड बताती है और वो पहचान जाती है कि ये लड़का जेकब है। और लॉरी एंडी को बोलती है देखने के लिए कि उनका बेटा कितना खुश है। तीनों अपने रूम में जाते हैं। प्रोसीडिंग में नील उससे पूछता है कि मेक्सिको कैसा था। एंडी कहता है बिल्कुल वैसा जैसा उन लोगों ने सोचा था, वो लोग बहुत खुश थे। एंडी अपनी वाइफ लॉरी को देख रहा होता है। फिर दोनों देखते हैं अपने बेटे को जो उसी लड़की होप के साथ सर्फिंग करने जा रहा होता है जो जेकब से 2 साल बड़ी है। लॉरी बताती है कि वो उस लड़की की माँ से मिली, वो लोग टोरंटो से हैं। एंडी अपने लिए बियर लाने चला जाता है तो वहीं जेकब और होप एक साथ बहुत वक्त बिताते हैं। अब यही बात नील प्रोसीडिंग में पूछता है कि जेकब और होप ने एक साथ बहुत वक्त बिताया तो क्या ऐसा हो सकता है कि जेकब ने उस मर्डर के बारे में होप से बातें की हों। एंडी कहता है उसे कोई आइडिया नहीं है और नील उससे पूछता है कि मुझे न्यू ईयर ईव के बारे में बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब अपने मॉम डैड से पूछ रहा होता है कि वो न्यू ईयर ईव को मनाने के लिए एक पार्टी में जाना चाहता है जो होटल के सामने ही हो रहा है और वो होप के साथ जाना चाहता है। लॉरी के बहुत सोचने के बाद वो जेकब को जाने के लिए परमिशन दे देती है। तो वहीं एंडी और लॉरी एक साथ डिनर करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने कुछ पुराने टाइम को याद करते हैं। लॉरी एंडी का हाथ पकड़ती है और कहती है हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोनों वाइन लेकर अपने रूम में जाते हैं और देखते हैं कि जेकब पार्टी से वापस आ चुका है पर उसका थोड़ा मूड ऑफ है। लॉरी उसे पूछती है कि तुम्हारा व्हाइट शर्ट कहाँ है। जेकब कहता है शायद उसने पार्टी में ही छोड़ दिया होगा और ये भी कहता है कि होप अभी भी पार्टी में होगी, पर जेकब को इतना पार्टी करना, ड्रिंक करना पसंद नहीं है, इसलिए वो वापस चला आया। एंडी और लॉरी जेकब को हैप्पी न्यू ईयर कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह होटल में पुलिस आती है और पुलिस जेकब से बात करना चाहती है। लॉरी बहुत घबरा जाती है और पता चलता है एक लड़की गायब हो गई है। लॉरी एंडी को बताती है कि कल रात होप अपने घर वापस नहीं आई और पुलिस जेकब से बात करना चाहती है। उन तीनों को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाता है। अब प्रोसीडिंग में नील पूछता है कि जेकब ने होप को लास्ट कब देखा था। एंडी कहता है शायद रात के 8 या 8:15 बजे और दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए जेकब ने डिसाइड किया कि वो घर वापस आ जाएगा। तो वहीं होप पार्टी को एंजॉय कर रही थी। नील पूछता है क्या तुमने जेकब पर विश्वास कर लिया। एंडी कहता है हाँ, और इस सब में पुलिस का क्या कहना था। एंडी कहता है कि पुलिस का ये सोचना था कि जेकब झूठ बोल रहा है। उन तीनों को 3 घंटे तक इंट्रोगेट किया गया, यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी ले लिया गया ताकि वो लोग यहाँ से जा न सके। लॉरी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके साथ फिर से ये सब हो रहा है और फिर उसे याद आता है कि जेकब ने कहा था कि उसने अपना व्हाइट शर्ट पार्टी में ही छोड़ दिया है, पर लॉरी खुद को शांत करती है और सो जाती है। लॉरी आधे रात में उठती है और देखती है एंडी बहुत ड्रिंक कर रहा है। एंडी लॉरी को बताता है कि लियोनार्ड ने खुद को नहीं मारा, ये विलियम का काम था। इसके बाद लॉरी तुरंत समझ जाती है इसका मतलब उनका बेटा बेकसूर नहीं है। एंडी कहता है ऐसा नहीं है। लॉरी कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। लॉरी डरने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद होप के साथ भी कहीं जेकब ने कुछ किया तो नहीं है। जिसके बाद पुलिस को होप मिलती है और पता चलता है कि होप पार्टी में एक लड़के से मिली थी जो उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसका फायदा उठाया। नील एंडी से पूछता है ये तो तुम लोगों के लिए राहत भरी खबर होगी। एंडी कहता है मेरे लिए क्या, सभी के लिए। नील पूछता है क्या लॉरी के लिए भी। वो क्या फील कर रही थी। ऐसा हो सकता है कि वो फिर से खुद को उसी सिचुएशन में पाकर वो पुराना डर, वही बेचैनी वापस आ गया होगा। अब ये सब खत्म होने के बाद वो लोग तुरंत मेक्सिको से निकलते हैं। सब घर पहुंचते हैं और लॉरी फिर से उसी दिन को याद करती है और ड्रेक ने जो स्टोरी पढ़ा था उसे याद करती है। अगले दिन लॉरी अपने जॉगिंग से वापस घर आती है और मिसेस मैंडल जेकब को पढ़ा रही होती है।
लॉरी अपने बेटे को देखती है। एंडी कहता है मैक्सिको में जो भी हुआ उस वजह से लॉरी में कुछ बदलाव आया। और नील पूछता है कि तुम लोगों के आने के बाद तुमने 2 दिन बाद ही अपने घर को सेल पे डाल दिया, जबकि तुम दोनों का कुछ फिक्स था ही नहीं कि तुम लोग कहाँ रहोगे, तुम लोग क्या काम करोगे, तुम दोनों किससे भाग रहे थे, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच। एंडी कहता है कुछ भी तो नहीं। एंडी पूछता है कि तो फिर लॉरी अभी इस ट्रायल में क्यों नहीं है। लॉरी ग्रोसरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलती है तो वहीं घर में एंडी और जेकब गेम खेल रहे होते हैं और जेकब पूछता है कि मॉम के साथ क्या हो रहा है, वो कुछ अजीब बिहेव कर रही है। एंडी कहता है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। लॉरी पहुंचती है बेन के घर और बाहर से ही वो बेन की माँ को देखती है जिसके हाथ से एक ग्लास गिर जाता है और बेन की माँ रोने लगती है। लॉरी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने घर वापस आती है और एंडी सामान पैक करना स्टार्ट कर चुका है। एंडी कहता है कि जेकब को कल हेयर कट के लिए लेके जाना होगा। लॉरी कहती है कि वो उसे लेकर जाएगी। एंडी उसे बात करता है कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, ऐसा लगता है तुम घर में हो ही नहीं। लॉरी वापस अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन बहुत बारिश हो रही होती है और लॉरी अपने बेटे को हेयर कट के लिए बाहर लेकर जाती है। लॉरी ये मौका देकर अपने बेटे जेकब से कहती है कि पिछले साल इतना कुछ हो रहा था, तुमसे मैंने डायरेक्टली पूछा ही नहीं क्योंकि उसे डर था कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी, पर अब कोई डर नहीं है। एंडी घर में सामान पैक कर रहा होता है और उसे फोटो एल्बम मिलता है। लॉरी अपने बेटे से कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। क्या अब तुम मुझे सच बता सकते हो, क्या तुमने बेन को मारा है? जेकब शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है नहीं। एंडी उसे कॉल करता है पर लॉरी फोन काट देती है। लॉरी कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ। एंडी कॉल करते ही रहता है लेकिन लॉरी अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे वजह से एक आदमी का मर्डर हो गया है ताकि तुम फ्री रह सको, इसलिए मुझे जानने का पूरा हक है कि तुमने सच में बेन को मारा है या नहीं। और मैं ये कह रही हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार करूंगी, बस तुम मुझे सच बता दो। दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। लॉरी गाड़ी का स्पीड बढ़ाती है और पूछती है कि तुमने वो स्टोरी क्यों लिखा, वो छोटी छोटी डिटेल्स, सब कुछ बहुत रियल था। जेकब कहता है कि उसने सब कुछ बना कर लिखा था और वो गाड़ी के तेज स्पीड से डरने लगता है और इसीलिए वो कबूल लेता है कि ठीक है, मैंने ही बेन को मारा है, यही आप सुनना चाहती थी, बस गाड़ी को धीरे करिए। पर लॉरी अपने गाड़ी का स्पीड और बढ़ाती है और कहती है तुम मुझे सच बताओ, और कहती है अब मैं ये नहीं कर सकती। जेकब अपनी मॉम को रुकने को बोलता है लेकिन लॉरी कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ, और लॉरी एक टनल के सामने दीवार पर गाड़ी को जोर से ठोक देती है। प्रोसीडिंग में नील एंडी से पूछता है कि ये बताओ कि आज लॉरी प्रोसीडिंग में क्यों नहीं है, और पूछता है कि 6 हफ्ते पहले तुम्हें कॉल आया था मैसाचुसेट्स पुलिस स्टेशन से और तुम्हें ये पता चला कि लॉरी और जेकब का कार एक्सीडेंट हो गया है, पर उसमें कोई दूसरा गाड़ी इन्वॉल्व नहीं था, और जिन लोगों ने ये देखा उन लोगों ने बताया कि लॉरी ने अपनी गाड़ी का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया। पर एंडी सच्चाई छुपाता है और कहता है कि वो गाड़ी तेज चला रही थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। नील कहता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब लॉरी जोएन को कॉल करी थी और पूछता है कि लॉरी जोएना को क्या बताना चाहती थी, यहाँ तक कि वो डॉक्टर वोगल को भी फोन की थी, वो भी आधे रात में, रात के 3:18 में। और ऐसा लगता है कि लॉरी बहुत परेशान थी किसी बात को लेकर, और पूछता है कि क्या लॉरी रात में सोती भी थी। एंडी यही कहते रहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। नील कहता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो अपने बेटे को मारना चाहती थी। नील उसे समझाता है कि तुमने ही बोला कि तुम सच को बाहर लाना चाहते हो, लेकिन तुम सच बता ही नहीं रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम अपने बेटे से प्यार करते हो, और बस सच बाहर आने के लिए हमारी मदद कर दो ताकि जेकब को इंसाफ मिल सके, तुम दोनों को इंसाफ मिल सके। एंडी फिर भी वही कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। प्रोसीडिंग के बाद एंडी कोर्ट से बाहर निकलता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो अपने बेटे जेकब से मिलता है जो कोमा में है। एंडी उसके पास बैठता है। उसके बाद वो लॉरी के पास जाता है जो भी अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुई है। एंडी उसे बताता है प्रोसीडिंग के बारे में और कहता है कि वो ज्यूरी को मनाने में कामयाब हुआ कि वो बस एक एक्सीडेंट था। लॉरी रिलीफ फील करती है। वो एंडी को बताती है कि आज वो अपने बेटे से मिलने गई थी। वो उसके लिए बुक भी पढ़ी और नर्स से ये सुनने को मिला कि जेकब कोमा से बाहर आ सकता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, और ये सोचते हुए घबराती है कि जब जेकब को होश आएगा
तो वो सोचेगा कि उसकी माँ ने ही उसे मारने की कोशिश की। एंडी उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं सोचेगा और वो भी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लॉरी कहती है कि उसे अपना परिवार वापस चाहिए। एंडी कहता है मुझे भी। एंडी अपने घर जाता है और अकेले डिनर करता है। वो अपने बेटे जेकब के रूम में जाता है और उसके बेड पर बैठता है और वहीं ड्रिंक करता है। और इसी के साथ डिफेंडिंग जेकब यही एंड होती है। इसके बाद और कोई एपिसोड्स नहीं है और ना ही आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।